No. Okay. So, Nibras Hassan, can you please tell me what is it? Web development. Okay, okay. Development. Yes, right. So, as you all have said, that today's topic will be web development. So, just tell me one thing: like, how many of you are here to explore this field? Like, do you have any previous knowledge about this? Have you been? मतलब इसके बारे में आपको पता है कुछ? प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस। ये क्लास नहीं है। मतलब इसके क्लास की तरह ना समझें आप लोग यहाँ पे फ्रीली एकदम बोल सकते हैं। न्यू सर। माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। नो प्रायर नॉलेज। ओके ओके। I had done a workshop on web development some months ago. ऑलराइट गुड। सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एज अ बिगनर फ्रेंडली रहेगा बिल्कुल। और हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग बिल्कुल इसमें फ्रेश हैं। और हम जो है बिल्कुल आपको एक पाथ दिखाएंगे कि आप इस फील्ड में अपना करियर किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। और आपके इस फील्ड के अंदर एक बेसिक हम आपका बिल्डअप बना के देंगे। और आपको जितनी भी बेसिक चीज़ें नेसेसरी होती हैं इस फील्ड के अंदर, वो सारी हम आपको इस सेशन में पूरे में बताएंगे। सो आज का जो हमारा सेशन है वो हम अब स्टार्ट करेंगे। सो माय नेम इज़ एहराज शमीम एंड एंड माय नेम इज मोहम्मद राशिद। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक चीज से शुरू करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग सब मुझे ये बताइए, आप लोग सब क्रोम ब्राउजर यूज ही करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम क्रोम की विंडो में कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। मैं अपनी रोबो क्लब की वेबसाइट टाइप करता हूँ। तो ये क्या हुआ है, जैसे ही मैंने इस पे टाइप करके एंटर किया है तो वैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। तो किसी को आइडिया है कि ये कैसे हुआ है? हेलो एवरीवन। यस कैसे? ओके, तो चलिए पहले वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ कि ये सब हुआ कैसे है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, जैसे ही हम किसी भी अपने ब्राउजर की टैब में कुछ भी इनपुट या कुछ भी सर्च करते हैं, तो वैसे ही हमारा ब्राउजर जो होता है एक रिक्वेस्ट भेजता है एक सर्वर को। अब आप पूछेंगे कि सर्वर क्या होगा। तो सर्वर एक कुछ नहीं है, ये एक कंप्यूटर होता है। सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि 24/7 ऑनलाइन होता है और जो कि हमारे ब्राउजर की रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करता है। और उसके रेस्पॉन्स में हमें जो भी हमने सर्च किया है, जिस वेबसाइट को भी सर्च किया है, उसकी हमें कॉपी वापस भेज देता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे वर्क करती है जब वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एवरीवन, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है, कोई नहीं है। ओके ओके यस। भाई एक बार रिपीट कर दी। ओके, तो चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे ही हम क्या करते हैं, ब्राउजर में अपने क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर, हमने कुछ भी एमयू रोबो क्लब सर्च किया, ठीक है ना। तो जैसे ही ब्राउजर में हम कुछ भी सर्च करके उस पर क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारा ब्राउजर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है। और उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में हमारा सर्वर चेक करता है कि जो भी ये सर्च जो कर रहा है वो अवेलेबल है भी या नहीं मेरे पास। अगर वो अवेलेबल होती है उसके पास, तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर देता है, उसकी एक कॉपी हमारे ब्राउजर को वापस भेज देता है, जो भी हमारी वेबसाइट है, और हमारा ब्राउजर उसको डिस्प्ले कर देता है। आई होप अब समझ में आ गया है आपको। यस यस भाई, आई गेट इट। ओके ओके। और ये इसलिए थोड़ा सा बताया है क्योंकि ये अभी जो है आगे की बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक इंट्रो होना वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये एक कोई भी टिपिकल वेबसाइट जो भी हम बनाते हैं वो ऐसे वर्क करती है जब भी हम उसको सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब समझ लेते हैं हम अपना वेब डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग देखते हैं कि जो भी हम वेब, आजकल पूरे वेब जो है, वेब पेजेस इतने सारे हैं, वेबसाइट्स इतनी होती हैं, तो इनको डेवलप करना ही वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। और इनके वेब डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं। कोई मुझे बता सकता है, किसी को पता है क्या क्या पार्ट होते हैं वेब डेवलपमेंट के?
फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। नाइस, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्या क्या होता है ये चीजें। तो वेब डेवलपमेंट जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट, जैसे कि अफजल ने अभी बताया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारी वेबसाइट को या वेबसाइट में एक यूजर एक्सपीरियंस करता है। अब यूजर कौन है, यूजर हम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे क्लब की वेबसाइट आप लोग सब लोगों ने विजिट करी होगी, लाइक ये हमारे क्लब की वेबसाइट है, रोबो क्लब की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी हम यूजर हैं, हम जाके यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं सामने, हमारे रोबो क्लब की एक इंट्रोडक्शन भी वीडियो है, और ये सब चीजें हैं, ये सब हमारा फ्रंट एंड पार्ट होता है कि जो भी यूजर आए वो एक्सपीरियंस कर पाए, ठीक है ना। ये फ्रंट एंड पार्ट होता है। और बैक एंड पार्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब जैसे तो फ्रंट एंड आपको समझ में आया, सब लोगों को फ्रंट एंड में क्या चीजें होती हैं। फ्रंट एंड में किसी को यस, ज़ैनब आमिर, यस। और कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, आराम से माइक करिए और पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछिए आराम से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आई होप कोई आंसर नहीं है, तो लगभग सबको समझ में आ गया है। तो अब बैकएंड क्या होता है, बैकएंड ये होता है जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट पे जाके जो है ना पेमेंट्स करे होंगे, फॉर्म भरे होंगे, जैसे कि आप एक गूगल फॉर्म ही भरते हैं, आजकल एग्जाम सबके चल रहे हैं, ठीक है। तो गूगल फॉर्म की गूगल फॉर्म की लिंक आती है, उसमें हम एग्जाम देते हैं। तो क्या होता है, जो फॉर्म हमें दिख रहा है वो तो उसका फ्रंट एंड पार्ट है, लेकिन जैसे ही हम फॉर्म को भर के उस पर सबमिट बटन करते हैं तो अब क्या होता है, जो उसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है वो सब बैकएंड के अंदर आता है। जैसे कि हमने फॉर्म पे जैसे सबमिट किया, सबमिट रेस्पॉन्स हो जाएगा हमारी तरफ से, तो सबमिट रेस्पॉन्स हो गया, लेकिन उसके बाद क्या किया, जो भी हमारी वो थी, जो भी हमारा फॉर्म था वो पहले गूगल फॉर्म के सर्वर पे गया, फिर वहां पे जाके स्टोर हुआ, फिर वो हमारे मेल पे रिफ्लेक्ट होता है, तो वो उसका बैकएंड का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल डिफरेंस होता है मोटा मोटा फ्रंट एंड में और बैक एंड में, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और पॉइंट वाइज दो तीन डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रंट एंड जैसे आप देख पा रहे होंगे, फ्रंट एंड रेफर्स टू द क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन। अब क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, जो मैंने अभी बताया, जैसे हमारे रोबो क्लब की एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, तो जो भी हम उस पर देख पा रहे हैं, जो भी एक यूजर एक्सपीरियंस कर पा रहा है, जो भी क्लाइंट देख पा रहा है उस चीज को, वो उसका फ्रंट एंड पार्ट होता है। और बैकएंड क्या होता है, बैकएंड रेफर्स टू द सर्वर साइड ऑफ द एप्लीकेशन। सर्वर साइड एप्लीकेशन जैसे मैंने अभी बताया कि कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट बटन क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस हो रहा है, पहले पेमेंट सर्वर जो है हमारे बैंक के सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सब चीजें जो बैकएंड सर्वर में आती है। तो डिफरेंस सब लोगों को क्लियर हो गया है। कोई प्रॉब्लम है तो यस, श्रेया भारद्वाज हो या सुमित कुमार यादव, यस, ओके ओके, यस इट्स क्लियर। कोई भी डाउट है आप लोग आराम से पूछिए माइक ऑन करके, ठीक है ना। ये कोई टिपिकल प्रोफेसर टीचर की क्लास नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी है आप लोग आराम से माइक ऑन करिए, कोई भी डाउट है और पूछिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। और अभी थोड़ा सा ही पीपीटी पार्ट है, बाकी हम और भी सब चीजें ना लाइव करने वाले हैं, लाइव कोडिंग करने वाले हैं, लाइव वेबसाइट आपको बना के दिखाएंगे, सब चीजें आपको एक ऐसा स्टार्ट दे देंगे कि आप अपने करियर को आगे या वेब डेवलपमेंट को आगे बहुत आगे ले जा सकते हैं, वो भी आराम से। तो हम आपको एक ऐसा बूस्ट दे देंगे इन्हीं 2-3 क्लासों में कि आप आराम से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड का क्या पार्ट होता है, ठीक है। ओके, सो आई गेस के आप लोगों को जो हमारा डिफरेंस होता है फ्रंट एंड और बैक एंड में वो तो क्लियर हो ही गया है। सो बेसिकली इन दिस सेशन वी विल बी डीलिंग विद द फ्रंट एंड पार्ट एंड वी विल स्टार्टिंग विद द फ्रंट एंड पार्ट बिकॉज फ्रंट एंड जो होता है हमारा एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है और इसको एक वेबसाइट को डिजाइन कैसे करते हैं
तो हम पहले इसको सीखेंगे और इसको समझेंगे। तो एक फ्रंट एंड वेबसाइट के लिए मतलब एक फ्रंट एंड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें 3 लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं। एक होते हैं हमारे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये तो लैंग्वेज का नाम हम सुनते आते हैं बहुत टाइम से कि हाँ भाई लैंग्वेजेस होती हैं, बट एक्चुअल में इनके अंदर क्या होता है, कैसे वर्क करती हैं और हर एक लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है। एक फ्रंट एंड के अंदर किस तरह से हर एक लैंग्वेज एक रोल प्ले करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये जो स्लाइड डिस्प्ले हो रही है, तो इसपे एक बिल्डिंग दिख रही होगी जो कि स्टार्टिंग में खाली सिर्फ हमने ब्रिक्स और सीमेंट को यूज करके एक स्ट्रक्चर बना रखा है। देन हमने उस बिल्डिंग के अंदर हमने प्रॉपर्ली एक पेंट ऐड करा है, उसके अंदर विंडोज ऐड करी है, इसके अंदर पेंट करा होगा हमने, अंदर हमने कुछ फर्नीचर लगाया होगा, तो हमने उसकी बेसिकली स्टाइलिंग करी होगी पूरी। देन अगर उसी बिल्डिंग के अंदर हम एक लिफ्ट ऐड कर दें, एक अलार्म सिस्टम ऐड कर दें या फिर एक बेल ऐड कर दें, तो ये जो चीज़ है उसके अंदर एक बिहेवियर शो करेगी वो बिल्डिंग के, वहाँ पे वो हमारे किसी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड कर रही है वो बिल्डिंग। तो ऐसे ही हमारी एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट में क्या होता है, HTML जो होता है, HTML होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो होता है हमारा, वो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो हमारे HTML स्ट्रक्चर पे बनाए जाते हैं। देन आता है हमारा CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडल स्टाइल शीट। ये स्टाइलिंग के लिए होती है। जितना भी आपको किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करिए, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो, उसके अंदर जितने भी कलर्स दिखेंगे, जहाँ पे हमारा टेक्स्ट का जो भी अलाइनमेंट है, पिक्चर्स का अलाइनमेंट है, या फिर कोई अगर कोई चीज मूव कर रही है, तो ये सारे जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारे CSS का काम CSS करती है इसके अंदर। देन आती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट जो होती है हमारी वेबसाइट के अंदर एक लाइवलीनेस वाला फीचर लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने जैसे देखा होगा जब जब आप किसी फॉर्म को भर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर जैसे आपने किसी सबमिट बटन पे क्लिक करा या पेमेंट पे, तो वो अक्सर एक कंफर्मेशन में आपको लेटर शो करता है, बॉक्स शो करता है कि आप क्या कंफर्म करना चाहते हैं कि आप इस पेमेंट को प्रोसीड करेंगे, या फिर और भी बहुत सारे कई वेबसाइट्स पे आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन टाइप का कुछ देखने को मिलता है। तो ये सारे जितने भी जो एक वेबसाइट यूजर के साथ इंटरैक्ट करती है, वो सारे काम जो है हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। तो आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा कि लैंग्वेजेस की क्या क्या इंपॉर्टेंट है फ्रंट एंड पार्ट में। Guys, please type yes in the chat box if it's clear. Yes. हेलो जी भाई। आप किसी एक वेब पेज को लेके एग्जांपल्स तो कर पाएंगे कि HTML CSS और जावा कैसे बिल्कुल। कैसे होता है? देखिए जैसे ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है। अब जैसे कि अभी बताया था हमने कि ये पूरा फ्रंट एंड पार्ट होता है, जो भी हमें दिखाई दे रहा होता है यूजर को, जो डिस्प्ले होता है वो पूरा फ्रंट एंड के अंदर आता है। अब इसके अंदर ये एक वीडियो है और इसके अंदर नीचे को टेक्स्ट है, और आपको दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पे साइड में बॉक्सेस बने हुए हैं जहाँ पे एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है, एक इमेज डाल रखी है। तो क्या ये सब ऑटोमेटिकली इस जगह पे अलाइनमेंट हो गया होगा? नहीं होता। जब हम HTML क्या होता है, HTML के अंदर इस जो वेबसाइट है ना, ऐसे समझ सकते हैं जैसा ह्यूमन बॉडी है, तो उसका जो स्केलेटन होता है, वो स्केलेटन हमारा एज HTML, वेबसाइट का स्केलेटन जो होता है वो HTML होता है। HTML के अंदर जो है हम सारा कोड लिखते हैं, ये सारा टेक्स्ट वगैरह जो लिखा हुआ है, ये वीडियो का लिंक, ये सब HTML के अंदर डाला गया होगा। देन इसको हमने स्टाइल किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाइट स्लाइड, लेट मी शो यू। वैसे ही हमारा आगे हम कवर करेंगे इस टॉपिक को। अगर एक वेबसाइट जैसे विकिपीडिया, सभी लोगों ने विजिट कर रखा होगा विकिपीडिया वेबसाइट। तो विकिपीडिया पे क्या होता है, काफी सारा टेक्स्ट पड़ा हुआ होता है, इमेजेस होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। तो वो वेबसाइट जो होती है, अगर उसमें CSS हटा दें हम, उसके अंदर से स्टाइलिंग हटा दें उसकी, जैसे ये जो ग्लोब की इमेज है, एक जो टूटा हुआ सा ग्लोब बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, अगर हम इसमें से वेट अ सेकंड, ओके। सो अगर इसके अंदर से हम स्टाइलिंग हटा दें, तो देखो ये कहाँ आ रहा है, एकदम एक लाइन के अंदर हमारे सब चीज डिस्प्ले हो रही है। बट जैसे ही हमने इसको स्टाइल कर दिया, हमने बोला कि ये इमेज जो होती है हमारे वेब पेज पे सेंटर में डिस्प्ले होनी चाहिए, हमने अपने कंप्यूटर को बताया ये चीज, हमने इसको स्टाइल करा। तो ये सारी चीज जो होती है हम CSS की हेल्प से करते हैं। अ, तो आपको क्लियर हुआ भाई? भाई अभी हम लाइव कोडिंग करने वाले हैं, आपको सब बताएंगे कि कैसे CSS काम कर रहा है, एक एक चीज के कैसे किया है, कैसे इस HTML डॉक्यूमेंट को इसने स्टाइल किया है, वो सब हम करके दिखाएंगे। तो ये पार्ट हमारा अभी एंड हो जाएगा, अभी हम ऑन दी लाइव बिल्कुल आप लोगों को करके दिखाएंगे सब चीजें जो भी होनी है, ठीक है ना। तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है, CSS कैसे काम कर रही है, CSS कैसे स्टाइल कर पा रही है।
वो सब चीजें हम आपको अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। बैक। ओके, सो बाकी लोगों को भी ये क्लियर हो गया होगा कि जो वेबसाइट होती हैं वो किस तरह से लेयर फॉर्मेशन करती हैं। अब पहले फ्रंट एंड की बात चली रही है तो हम ये भी समझ लेते हैं कि खाली डिजाइनिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं होती। डिजाइनिंग एक प्रॉपर तरीके से की जाए तो वो डिजाइनिंग अच्छी कहलाती है। तो एक जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसके अंदर ये 6 स्किल्स जो होती हैं ये होनी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि आप आगे जाके जैसे आप अपने वेबसाइट डेवलपमेंट में करियर बनाएंगे तो आपको ये चीजें आनी चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि 1, 3 और 5 जो है वो तो लैंग्वेजेस ही हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और कैसे कैसे ये रोल प्ले करती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में। नाउ इसमें अब दिख रहा होगा रिस्पॉन्सिव डिजाइन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड टेस्टिंग, ये क्या चीजें हैं। जैसे मान लो मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और मैंने डिजाइन करी वो वेबसाइट अपने लैपटॉप के स्क्रीन के हिसाब से। मेरे लैपटॉप को जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन था मैंने उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करा, सारी चीजें प्रॉपर्ली हमने अलाइन करी और एक बहुत सुंदर सी अच्छी सी वेबसाइट बना दी। बट क्या होगा कि अगर वही वेबसाइट जो है मैं अपने फोन में खोल लूँ तो जितनी भी, अब क्योंकि इस फोन का जो रेजोल्यूशन होता है, मोबाइल फोन जो होता है हमारे, उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन लैपटॉप के उससे कम होता है। या फिर मैं टैबलेट में खोलता हूँ या किसी भी ऐसी चीज में जिसका रेजोल्यूशन, जिसका स्क्रीन साइज जो है वो हमारे लैपटॉप से अलग है, तो वो जितना भी हमने अलाइनमेंट करा है वो सारा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई भी चीज हमारी प्रॉपर जगह पे नहीं रहेगी। लेकिन आपने क्या देखा होगा कि जब भी हम वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं तो वो फोन पे भी प्रॉपर खुल के आती है और हमारे लैपटॉप पे भी वो प्रॉपर खुलती है। तो ये क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिवनेस होती है डिजाइन के अंदर। हम जो है अपने डिजाइन को CSS का यूज करके या और भी टेक्नोलॉजीज होती है, सब रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। बट अभी हम CSS से देखेंगे, आगे जो कोर्स हमारा चलेगा उसमें हम सिखाएंगे आपको कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वेबसाइट डेवलपमेंट के पर्पज से। क्योंकि कोई भी क्लाइंट ये नहीं चाहता कि वो कोई वेबसाइट खोले और उसको वेबसाइट बहुत ही गंदी सी दिखाई दे या फिर वो उसको समझ ही ना आए कि उसको यूज कैसे करना है। तो रिस्पॉन्सिवनेस आपको क्लियर हुआ कि क्या होती है वेबसाइट के अंदर। गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर यस। ओके ओके। और अगर कोई डाउट है तो आप, अगर कोई कोई भी बात आपको समझ में ना आए, आपको मेरे बताने का वे समझ में ना आए, तो आप मुझे ओपनली कह सकते हैं, मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बट आपको यहाँ से, आप यहाँ आए हैं तो आपको सीख कर जाना है। ये कोई टीचर का, प्रोफेसर का सेशन नहीं है कि आपको डरने की भाई जरूरत भी होगा। जी बताएं। भाई जो ये रेस्पॉन्सिव डिजाइन होती है फिक्स हो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन यू प्लीज रिपीट। ये जो रेस्पॉन्सिव डिजाइन होती है ये फिक्स होती है एक बार जो बना दी। नहीं, हम जो है अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अपने उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आशीष, यू वांट टू टेक दिस क्वेश्चन? यस ओके। आप देखिए भाई, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक बार देखिए कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि फिक्स होती है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक छोटा सा डेमो देता हूँ मैं आपको, अगर रेस्पॉन्सिवनेस समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। मैं सिंपली, अभी आप ये भूल जाइए कैसे किया है, ठीक है ना। इसको आप लोग सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी भैया। हाँ, तो देखिए भाई, जैसे रेस्पॉन्सिवनेस से क्या मतलब था कि जैसे जैसे स्क्रीन का साइज चेंज हो तो हमारा जो भी एलिमेंट है, जो भी डेटा वेबसाइट पे विजिबल है, वो भी उसी के हिसाब से चेंज होता रहे। अब जैसे हमारे एमयू रोबो क्लब का है, ये लैपटॉप स्क्रीन पे इतना है। अब जैसे स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं, देखिए ये राइट वाला पार्ट जो ये और येलो कलर का था, जैसे ही मैंने स्क्रीन को छोटा किया, ये पार्ट क्या है, गायब हो गया। ये पार्ट कहाँ पे चला गया, ये पार्ट नीचे आ गया है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे आ गया है। तो ये सब सेट करने को, ये सब स्टाइल करने को ही हम रेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं कि साइट के अंदर साइट को रेस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, ठीक है ना। देखो जैसे ही हम इसको कर रहे हैं, टेक्स्ट भी अपने आप से सही होता जा रहा है, ठीक है। तो भाई आई होप समझ में आया भाई आपको रेस्पॉन्सिवनेस। भाई जो मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप साइट होती है वो इसी का एग्जांपल है। हाँ भाई, इसी का एग्जांपल है, क्योंकि हम सेट करते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे कैसी दिखेगी और पूरे फुल पीसी पे कैसे दिखेगी, लैपटॉप स्क्रीन पे कैसी रहेगी और मोबाइल स्क्रीन पे कैसी रहेगी। ये सब हमें CSS में कोड करना होता है। तो वो उसी का एग्जांपल है, बिल्कुल सही भाई। ओके ओके, भाई। ठीक है भाई, ये ओके ओके।
तो चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर हम सीधे अपनी लाइव कोडिंग पे आएंगे, ठीक है। इस सब के बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सब आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली करके दिखाएँगे और बताएँगे कि कैसे एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट जब ये हमारा सेशंस खत्म होंगे सारे, तो उसके एंड होने तक हम एक आपको प्रॉपर एक डायनामिक वेबसाइट बना के दिखाएँगे। ठीक है गाइस? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है जो हमने बनाई है वो इस तरह से ऑप्टिमाइज हो कि वो यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस दे। रिस्पॉन्सिवनेस इज अ डिफरेंट थिंग। अब ऑप्टिमाइजेशन का मैं आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे इस वेबसाइट से मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे ये अप्लाई वाला आइकन है। अब ये अप्लाई वाला आइकन मान लो मुझे हमारे क्लब के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और मुझे अप्लाई करवाना है बच्चों से। तो क्या मैं इस ऑप्शन को सबसे नीचे जाके कहीं यहाँ पे किसी कोने में डालूंगा या फिर मैं इसको ऐसी जगह पे अप्लाई करूंगा रखूंगा जहाँ पे क्लियरली विजिबल हो और यूजर से आसानी से इंटरेक्ट कर सके। या फिर कोई ऐसा कोई भी एक मान लीजिए कोई हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसके अंदर हमें कोई अप्लाई जो सबमिट का बटन होता है। तो लेट्स सपोज कि ये एक फॉर्म है, ये जो बॉक्स है ये एक फॉर्म है हमने भरा। और क्या इसका आप खुद बताइए कि इसका जो सबमिट बटन है वो कहाँ होना चाहिए? क्या वो इसके बिल्कुल नीचे होगा तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देगा यूजर को, या फिर अगर वो किसी किसी कोने में भी हम डाल दें, लेट्स सपोज कि हम यहाँ डाल दें कोने में, तो वो यूजर समझ ही नहीं पाएगा, उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा कि किस तरह से है। तो एक प्रॉपर यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस देना चाहिए हमारी वेबसाइट को। तो वो वेबसाइट हमारी अच्छी वेबसाइट्स कहलाती हैं। तो बेसिकली परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इज कि हमारा जो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट हो। देन मूविंग ऑन टू द टेस्टिंग। अब जावास्क्रिप्ट को यूज करके हमने काफी सारी चीजें अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करी हैं। जैसे कि हमने ऐड करा एक अलर्ट नोटिफिकेशन, या हमने ऐड करा कि हमारी वेबसाइट जो है वो रियल टाइम अपडेट करती है। वो एक टाइम जोन दिखाती है, किसी भी स्पेसिफिक जगह का वो टाइम बताती है। तो उस पे जो भी चीज हो रही होगी क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है? क्या मैंने मान लो एक कंफर्मेशन बॉक्स बनाया, मैंने क्रिएट करा कंफर्मेशन बॉक्स। अब मेरा यूजर जो है जब वो जाता है फॉर्म भर के, उसने जैसे ही सबमिट करा, तो क्या वो कंफर्मेशन बॉक्स प्रॉपरली शो हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो क्या ओके करने से उसका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ? तो ये सारी चीजें जो होती है इसका टेस्टिंग करनी पड़ती है हमें एक्चुअल वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले। तो ये हमारा पार्ट आता है टेस्टिंग के अंदर पूरा। तो आई गेस कि ये क्लियर हो गया होगा कि एक फ्रंट एंड के लिए क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। अब तक कोई डाउट किसी को? ओके ओके, यस, ओके, कूल गाइस, नो डाउट्स। सो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अब हम कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अब मजा आने वाला है सेशन के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि जितनी थ्योरी थी वो अभी तक थी बस, ठीक है? अब हम प्रॉपर कोडिंग करेंगे और सब कुछ करके दिखाएंगे। तो अब ये देखो, जैसे अभी मैं बताता हूँ कि ये आपको एक टेम्पलेट दिख रहा होगा जिसके अंदर हमने कुछ लिख रखा है। अभी तो बस ये देखो कि हाँ HTML है, हेड है, मेटा है, उसके बाद बॉडी यूज हो रहा है, H1 क्या है, ये सब मतलब क्या क्या टैग्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा देख के कि अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बिगनर है तो। बट आपको दिख रहा होगा कि ये कोड लिखने का एक आउटकम मिल रहा है हमें ब्राउजर के ऊपर, कि ये हमारा जो हमने HTML के अंदर कोड लिखा, जो हमने यहाँ पे कंटेंट डाला, वो सारा डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर के अंदर। तो ये खाली HTML का कोड है, इसके अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं हो रखी है, कोई भी जावास्क्रिप्ट का हमने कोड नहीं लिखा है। ओनली प्योर HTML को यूज करके हमने बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाया है और उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट डाला है। अब हम आगे चलते हैं। मान लो हमने HTML को यूज करके हमने, जैसे अभी स्लाइड दिखाई थी मैंने आपको, कुछ कंटेंट बनाया, उसके अंदर हमने एक इमेज डाली, उसके अंदर हमने लिंक्स डाले, कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा। बट अब बिना स्टाइलिंग के वो ऐसा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको स्टाइल करते हैं, यानी जो हमारी लेफ्ट वाली इमेज है वो आफ्टर स्टाइलिंग विकिपीडिया की जो वेबसाइट है अगर वो दिखेगी तो वो इस तरह से दिखेगी। ये सब स्टाइलिंग का कमाल होता है, यानी CSS का कमाल होता है। ठीक है गाइस? तो बस थ्योरी पार्ट इतना ही था। अब समवन रेज हैंड, कोई क्वेरी है आपकी? रियान, यस रैयान। you have any query, please let us know. It was a mistake. Okay, okay, no problem. So now it's time for real time coding. Let's begin with it. तो अभी लग रहा होगा सब लोगों को कि इतना सारा थ्योरी बता दिया है, कुछ करके किया नहीं है अभी, ठीक है ना? तो अब कुछ नहीं होगा, ये लास्ट थ्योरी पार्ट था। अब सिर्फ जो भी होगा हम लाइव कोड करेंगे और आप लोग भी करेंगे हमारे साथ, ठीक है ना?
तो उसके लिए अभी तक जिसको जो भी कुछ भी डाउट है वो पूछ लीजिए, क्योंकि हम लाइव कोड करने वाले हैं और आप लोगों को सब चीजें लाइव रहेगी, ठीक है ना। तो किसी को कोई डाउट है अब तक बताएं सब लोग। एनी डाउट? नो 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 नो। ओके ओके, नो डाउट। तो जैसे हमने कल नोटिफिकेशन में भी बताया था, जब रिमाइंडर बताया था कि सब लोगों को VS कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सब लोगों ने VS कोड इंस्टॉल किया है? यस यस। प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, वर्क कर रहा है सही से? नो। नजमुस साकिब, नो। ओके ओके। यस। नॉट वर्किंग, ओके, नॉट वर्किंग। चलिए, जिनके पास VS कोड है उनका सही है, और जिनके पास VS कोड है उनके लिए मैं एक छोटा ऑनलाइन थोड़ा सा उसका एक अल्टरनेटिव बताता हूँ, जिससे कि आप हमारे साथ लाइव कोड कर पाए विदाउट यूजिंग VS कोड। और जिनके पास VS कोड है वो VS कोड में ही कर ले, और जिनके पास नहीं है वो क्या काम करे, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक को अपने ब्राउजर में पेस्ट करिए और वो आपको आ जाएगी, ठीक है ना। अभी करता हूँ। सब लोग इस लिंक को खोल लीजिए अपने ब्राउजर में, जिनके पास भी जिनका भी VS कोड वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सब लोगों ने कर लिया है, और जिनका VS कोड है वो VS कोड को ओपन कर लीजिए सब लोग अपना। और जिन्होंने इस लिंक पे ओके किया है, क्या क्या वो लोग इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं? सब लोगों के ब्राउजर पे ये स्क्रीन खुल गया है। प्लीज गाइस बताते रहिए, आप माइक ऑन कर लीजिए या चैट में लिख के बता दीजिए, जिससे हमें कंफर्म होता रहे, कोई पीछे ना छूट जाए, ठीक है। और जिसका भी और भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ऋतिक प्रभात, यस। यस। जिनके पास VS कोड है वो VS कोड ओपन कर लीजिए। यस, इट इज विजिबल। तो ठीक है, हम यहाँ पे सबको करेंगे, जिनके पास जो VS कोड इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यस, इट्स विजिबल। ओके ओके। अभी है किसी का जिसके पास कोई भी एनवायरनमेंट सेटअप नहीं है? लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ना VS कोड भी नहीं है और ना ही वो इस लिंक को मतलब कर पा रहा है। कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज? ओके। विजिबल ना? ओके ओके, थैंक्स। तो चलिए, अब ये हो गया। तो जिसके पास, अब जो हम कोड करने वाले हैं वो असल में VS कोड में करेंगे। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिनके पास VS कोड अभी वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है ना। वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप फॉलो अप भी नहीं कर पाए तो ये वीडियो आपको बाद में मिल जाएगा, और आपको कोड भी दे देंगे हम लोग। तो आप लोग रूम पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, इन सब चीजों को। तो ठीक है, चलिए, बहुत बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं सब चीजें, ठीक है। तो जैसा हमने बताया था कि हम सारी चीजें एकदम स्क्रैच से कराएंगे, आपको कुछ भी प्रायर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आप सब लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है ना। एक न्यू फोल्डर किसी भी नाम से आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। और इस फोल्डर को, अब आप लोग अपने VS कोड पे आ जाइए, सब लोग VS कोड को ओपन कर लीजिए, ठीक है। सब लोगों का हो रहा है? कोई अगर नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, आप बता दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर मेन्यू पे आना है और फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर कर लीजिए, और जो भी आपका फोल्डर था जो आपने अभी बनाया था उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक सब लोग आ गए मेरे साथ? और जो लोग ब्राउजर पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग भी ब्राउजर पे कर रहे हैं वो यहीं पे रहिए, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। यस ऋतिक।
सब लोग VS कोड में यहाँ तक आ चुके हैं? प्लीज रिपीट द मेथड फॉर VS। ओके, आप अपना VS कोड ऑन करिए, ओपन करिए, ठीक है। ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ मेन्यूज पे जाइए, ठीक है। मेन्यू सेक्शन पे जाके ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर, और जो भी फोल्डर में आपने क्रिएट किया है, जो भी फोल्डर ओपन करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी बनाया था नया फोल्डर, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। ओपन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया सब लोगों का? ओके ओके उस्मा, ओके, यस, राधिका जैन, ओके। और जिन लोगों के पास VS कोड का सेटअप नहीं है वो ऑनलाइन एडिटर में ही टाइप करेंगे, और मैं भी उसको एक बार करके दिखाता हूँ कि कैसे रन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने बताया था थ्योरी वाले पार्ट में कि जो हमारा फ्रंट एंड पार्ट होता है उसको हम 3 पार्ट में लिखते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? HTML। इसको ऐसे समझिए, अब हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो बोन का स्केलेटन है वो HTML को क्रिएट करना होता है। जैसे कि हमारा स्केलेटन हमारी बोन्स क्रिएट करती हैं, वैसे ही वेबसाइट का स्केलेटन HTML क्रिएट करता है। और जो हम कपड़े पहनते हैं, जो क्लोथ्स हैं हमारे, वो एज अ CSS है जो कि हमें ब्यूटीफाई करते हैं। और जो हमारा ब्रेन है वो जावास्क्रिप्ट है। तो ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए इस चीज को। तो जैसे अभी बताया था कि किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर HTML से डिफाइन होता है, तो हम पहले HTML को ही समझ लेते हैं। तो ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आप अपने इधर आइए, इस फोल्डर पे, इस पे हवर करिए, ठीक है। आप लोग सब स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? और न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। इस फाइल को नाम दे देता हूं मैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, index.html में दे रहा हूं, ठीक है। यस यस, सब लोगों ने फाइल बना ली है? डन डन, ओके ओके। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक बात और बताइए, आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है ना सब लोगों ने? जो मैंने कल लिंक में बताया था कि सब लोगों को लाइव सर्वर करना है। जो ब्राउजर में कर रहे हैं, जो क्रोम ब्राउजर में कर रहे हैं कोड, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो VS कोड में कर रहे हैं उनको जरूरत है। ओके, यस, डाउनलोडेड डाउनलोडेड। किसी का ऐसा है जो डाउनलोडेड नहीं है? प्लीज बता दे, मैं एक बार बता दूंगा उसको। नोट डाउनलोडेड, नोट डाउनलोडेड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब अपने VS कोड में ही यहाँ सबसे लेफ्ट में जो आइकन है इस पे आइए, और ये वाला जो आइकन है एक्सटेंशन, इस पे क्लिक कर लीजिए। और इस एक्सटेंशन में यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करिए लाइव सर्वर। ठीक है, तो जो लाइव सर्वर है सबसे ऊपर वाला आ रहा होगा, लाइव सर्वर बाय ऋत्विक दे, ये मेरा इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा कि इंस्टॉल, तो आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। ये किस लिए करा रहे हैं हम, ये मैं अभी बताता हूँ आपको जब कराऊंगा ना, ठीक है। अभी बताते हैं कि ये किस लिए करा रहे हैं, इससे बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। ठीक है, हो गया सब लोगों का? एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया सब लोगों का? यस, निब्रास हसन, अब्दुल्ला, यस 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 यस। ओके, चलिए, तो फाइल क्रिएट कर लिए सब लोगों ने, HTML फाइल? यस यस, तो चलिए आप कोड करना शुरू करते हैं। तो पहले हम HTML फाइल में सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट कोड में ले लेता हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा, और उसको समझाता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो ये एक HTML का सबसे बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर कैसे आया है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग अपने कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क या 1 की को प्रेस करिए और एंटर कर दीजिए। प्लीज इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, विजिबल नाउ? थैंक यू। अब विजिबल है? ओके, तो पहले क्या है, जो भी हम इंडेक्स को जो भी HTML लिखते हैं, तो सबसे पहली लाइन क्या है, डॉक टाइप HTML। इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। सिर्फ ये लाइन, व्हाट टू डू इज ब्राउजर यूजर्स, ओके,
तो चलिए ब्राउजर यूजर्स के लिए हम देखते हैं। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जो मैंने लिंक दी थी आपके पे वो ऊपर आ रही होगी, ऐसा ही शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आपके पे लिखा हुआ है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब अभी हम कोड करेंगे आगे बॉडी में, तो वो आपको बता दूंगा मैं। आप बॉडी के अंदर जो भी मैं कोड करता चलूं, आप लोग भी करते चलिएगा वहीं पे, सही है। अजहर महमूद, क्लियर। ओके ओके, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब कैन यू प्लीज शेयर द लिंक अगेन। ओके, कर रहे हैं हम लोग, अभी कर रहे हैं, आप लोग ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो VS कोड में हम वापस आ जाते हैं, सही है ना। तो अब इस स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि हम हर वेब पेज में इस्तेमाल करेंगे, ये होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पहली लाइन तो सिंपली हो गई कि जो डॉक टाइप है वो एक हमारा HTML है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। फिर जो भी सारी चीजें हैं, इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए। तो ये क्या है, जो ये है ना, ये जो भी हम लिखेंगे पार्ट, वो हमारा HTML के एलिमेंट के अंदर आएगा। अब आप लोग कोई मुझे ये बता सकता है कि टैग्स क्या होता है? टैग वेग आपने सुना है? टैग वर्ड आप सोशल मीडिया तो सभी यूज करते हैं, टैग्स। यस भाई, ओके ओके, क्या होता है भाई? जस्ट अटैच समथिंग और समबडी। ओके, चलिए, मतलब वही है, लेकिन यहाँ हम दूसरी चीज के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। आप लोग समझ जाएंगे क्या मतलब है मेरा, ठीक है ना। तो जैसे ये HTML है ना, इसको हम बोलते हैं कि HTML टैग है, ठीक है ना। तो ये क्या देता है, किसी भी टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक मीनिंग देने के लिए हम टैग्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दूं, तो इसका कोई मतलब नहीं है ब्राउजर के लिए। ब्राउजर इसको समझ ही नहीं पाएगा अच्छे से कि ये क्या टाइप हो रहा है। तो जब भी हमें ब्राउजर को कुछ समझाना है, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग किसी भी टेक्स्ट को देनी है, तो हम उसके लिए टैग्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमें ये HTML डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं, तो इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमने दो टैग्स लगाए हैं HTML। ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, और ये दोनों पूरा एक दोनों मिलके ये HTML एलिमेंट है। इसको मैं जब भी HTML एलिमेंट बोलूं तो मतलब दोनों मिलके हैं, दो टैग्स मिलके एक ओपनिंग एलिमेंट बनता है, लाइक एक वन ओपनिंग टैग एंड वन क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये हो गया, जब भी हम अपना कोई भी HTML डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो वो HTML एलिमेंट के अंदर लिखेंगे। अगर हम उसके अंदर वो चीज नहीं लिखेंगे तो हमारा ब्राउजर सपोर्ट ही नहीं करेगा। ये समझ पाए आप मैंने क्या कहा है, कि अगर हम HTML के अंदर नहीं लिखेंगे तो हमारा ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं अब वापस से अपने कोड को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो भी हो गया, जो भी हमारा अपना सारा कोड लिखेंगे वो हम HTML एलिमेंट के अंदर लिखेंगे। अब इस HTML एलिमेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। दो एलिमेंट होते हैं इसके अंदर भी, जैसे कि ये अभी मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये पूरा ये हेड का ओपनिंग टैग है, ये हेड का क्लोजिंग टैग है। तो अब ये क्या होता है कि हेड में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ ब्राउजर किसी भी वेब पेज को पार्स करने के लिए, पार्स से मेरा मतलब है उसको फेच करने के लिए यूज करता है। ये इंफॉर्मेशन किसी भी फ्रंट एंड यूजर को दिखाई नहीं देती है, और दिखाई भी तो देती है, वेब पेज पे नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये सारी टैब्स है, जैसे हमारे रोबो क्लब की है, तो इसमें ये टैब के अंदर ये ऊपर जो जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को सबको, ये सब जो है ये एक टाइटल है इस पेज का। तो ये टाइटल हमारे वेब पेज पे तो नहीं है, लेकिन ये हमारा ब्राउजर को चाहिए यहाँ पे दिखाने के लिए। तो वो सब इंफॉर्मेशन हम हेड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। हेड के अंदर क्या हो गया, ये सब हो गया, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर को चाहिए उसको करने के लिए। और बॉडी में क्या होता है, बॉडी में लिखते हैं हम असली जो भी है ना, जो भी हमें कोड लिखना है, जो भी वेब पेज पे शो हो, वो सब हम बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है इसमें?
कि जो भी हेड के अंदर क्या लिखते हैं हम, जो भी मेटा डेटा है, मेटा का मतलब होता है जो भी ब्राउजर यूज देता है, यहाँ पे मेटा का मतलब ये जो भी ब्राउजर यूज करेगा। ओके ओके ओके, हेड हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है। अब ये आपको ये मेटा और समझा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। तो मेटा टैग्स क्या होते हैं, जो ब्राउजर यूज करता है इसकी पार्सिंग के लिए। अब जैसे पहला मेटा टैग हमने लगाया है कैरेक्टर सेट, ये किस लिए लगाया है कि ये वेरियस कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर दे हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जैसे कि बहुत तरह तरह के आज का अभी क्या है सोशल मीडिया में इतने तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स आ गए हैं, इमोजीज आ गए हैं, तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए हमने ये एक मेटा टैग लगाया है जो कि हमारे ब्राउजर को कमांड कर देगा कि जितने भी तरह के इसके अंदर कैरेक्टर सेट्स हैं वो शो हो जाए, ठीक है ना। और ये एक दूसरा मेटा टैग लगाया है व्यू पोर्ट, कंटेंट व्यू पोर्ट लगाया है। अब ये क्या करेगा, ये हमारी इनिशियल जूम हमारी सेट कर देगा हमारे वेब पेज की। अब इसका क्या मतलब है, इसका अभी मैं देखो आपको बताता हूँ। जब हमारी एक वेब पेज खुल के आएगा, ठीक है ना, किसी को डाउट है इसमें? चलिए अब अपनी असली कोडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें अब मैंने जैसे बताया था कि जो भी हमें पार्ट करना है वो सब हम अपना जो भी वेब पेज है, वेब पेज का जो भी पार्ट है वो सब हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो बॉडी के अंदर, बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखेंगे। तो अब लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहले मैं VS कोड में एक बार लिख के दिखाता हूँ, फिर ब्राउजर वालों के लिए भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं सिंपली अगर आपके पास एक ये लिखता हूँ, एक हेडिंग एलिमेंट लेता हूँ मैं, ठीक है ना, H1। ये सब लोग टाइप करिए H1 इस तरह से अपने बॉडी पार्ट में। कर रहे हैं सब लोग, फॉलो कर रहे हैं जो भी है? जी भाई कर रहा है। अच्छा, मैं ब्राउजर में भी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, अब आप कह रहे हो यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर जो भी हमको करना है वो सब बॉडी टैग के अंदर करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। जो ब्राउजर में फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, H1 से टाइप करिए। ठीक है, और जब इस कोड को रन करने के लिए सिंपली इस पे रन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ब्राउजर में ये करना है। अब मैंने जैसे आपको भी एक एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया था लाइव सर्वर, ठीक है ना। अब जो भी VS कोड में है उनको क्या करना है उसको एक बार देख लीजिए। तो सब लोग इस पेज को सेव कर लीजिए Ctrl+S से। पहले इस पेज को सब लोग सेव कर लीजिए जिसने जो भी टाइप किया है। सेव करने के बाद आप सीधे इधर बॉटम राइट पे आइए। गो लाइव, एक गो लाइव ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है सबके में गो लाइव? जी Yes भाई। यस सर। हाँ, तो इस पे क्लिक करिए जरा। इस पे क्लिक, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ये हमारा खुल के आ जाएगा ब्राउजर पे ऑटोमेटिक। आप लोगों ने अगर क्रोम को डिफॉल्ट ब्राउजर सेट कर रखा है तो उस क्रोम पे आ जाएगा, अगर आपने किसी और ब्राउजर को कर रखा है तो वो इस पे आ जाएगा। तो ऐसा सब लोगों का आ गया है ना ऐसा? Yes भाई। ओके ओके, तो ये भाई हमारा फर्स्ट वेब पेज है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये कैसा वेब पेज है, ये क्या हो गया, ये सिर्फ एक हेडिंग। तो सिर्फ इतनी बात है। अब इसके ऊपर आपकी क्रिएटिविटी है, आप जो भी यूज कर सकते हैं चीजें हैं। तो अब हम सब चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। जो प्रोसेस होता है वेब पेज का, क्रोम का, किसी भी वेब पेज को फेच करने का, वो इतना होता है बस कि आपने उसके HTML एक एलिमेंट डॉक्यूमेंट बना लिया है और उसको ब्राउजर पे रन कर दिया है बस, और उसको हमारा क्रोम ब्राउजर ले लेता है, ठीक है। ठीक है, तो ये कोडिंग कर रहे थे। अब हम इधर आते हैं, ठीक है ना। अब ये H1 क्या है, ये सब तो मैंने बताया ही नहीं अभी, ठीक है ना। तो अब इनको समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मैं टैग का बता रहा था कि टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे किसी भी टेक्स्ट को एक स्पेशल मीनिंग दे देती है। जैसे कि मैंने अभी ऐसे लिखा है कि दिस इज H1, ये तो मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता था, दिस इज H2। ब्राउजर पे इसको सेव करके हम ये करेंगे, ये तो यहाँ पे भी ये भी सेव हो गया है।
आप लोग देख पा रहे हैं जो मैंने अभी बिना टैग के लिखा था वो भी शो कर रहा है ब्राउजर पे? जी भाई देख। ये क्यों कर रहा है? आप कोई बता सकता है मुझे, किसी को थोड़ा सा आइडिया हो? भाई H1 ने उसे एक बॉडी स्पेशल के टाइप अंदर दे लिखा है दिया भाई। जैसे। यस भाई। क्योंकि H1 का मतलब वो हेडर होता है ना, तो उसके अंदर हेडिंग की तरह से होता है, बाकी तो सारा टेक्स्ट जो भी बॉडी के अंदर है सब आएगा। सर भाई एक्चुअली बॉडी के अंदर अंदर लिखा गया तो इसलिए बॉडी का पार्ट वो दिख रहा है, शो कर रहा है आई गेस। हाँ, तो बॉडी के अंदर है, शो तो कर रहा है, लेकिन हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। यूटिलाइज से क्या मतलब है कि अगर हमको इसको स्टाइल करना पड़ गया ना, तो जब तक हम उसको टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखेंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो हम उसको स्टाइल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमें ये करना पड़ गया कि जो भी दिस इज H2, इसका साइज हमें बढ़ाना पड़ गया, इसका फोंट साइज, तो हम वो नहीं बढ़ा पाएंगे। उसके लिए हमें इसको एलिमेंट के अंदर डालना पड़ता है, जिससे कि हम इसको टारगेट करके CSS से इसको स्टाइल कर दे। आप लोग समझे मैंने क्या बोला है? समझ में आया? वेयर इज H1 गिव्स यस। जी भाई। इसलिए हमें एलिमेंट के अंदर डालना पड़ता है। अब ठीक है, चलो ये तो टेक्स्ट हो गया। अब सवाल ये आता है, अगर मान लीजिए हमें वेब ब्राउजर पे, अपने ब्राउजर पे, वेब पेज पे किसी भी इमेज को शो करना है, तो क्या आप उसको टाइप करके शो कर सकते हैं? सीधे इमेज का नाम लिख दो, आप नहीं उसको भाई। शो कर सकते हैं? तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है एलिमेंट की, जो भी टेक्स्ट है उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंस होता है टेक्स्ट का, और इसीलिए HTML इसी तरह से डिफाइंड है। इसीलिए स्ट्रक्चर माना जाता है वेब पेज का, क्योंकि ये हर चीज को डिफाइन कर देता है कि अगर इमेज करनी है तो इमेज को इमेज टैग ले लेंगे, वीडियो करनी है, वीडियो शो करनी है वेब पेज पे तो वीडियो टैग ले लेंगे। वो कैसे लेते हैं अभी करके दिखाएंगे सब, ठीक है ना? तो ये हो गया H1। अब जैसे ये H1 हो गया, ये होता है H1 का यहाँ मतलब है हेडिंग। जब भी हमें वेब पेज पे कोई हेडिंग देनी होती है तो हम H1 टैग का यूज करते हैं, ठीक है ना? इसी तरह से एक और टैग होता है H2, ठीक है ना? जैसे दिस इज। भाई ये लास्ट वाला H1 क्यों लगा? टर्मिनेट करने के लिए? हाँ, मैंने अभी बताया नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें दो टैग यूज करने पड़ते हैं। पहला होता है ओपनिंग टैग, दूसरा होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है? भाई मैं कर रहा हूँ तो मेरे में क्लोजिंग टैग भी साथ में लिख के आ रहा है, दिस इज द H1 और साथ में जो क्लोजिंग टैग है। ऐसा क्यों? मतलब VS कोड पे आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, ब्राउजिंग पे जो आपने भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ब्राउजर पे आपको बताता हूँ आपने क्या किया होगा। आपने क्लोजिंग टैग लगाया है? हाँ भाई लगाया है, एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा है। ऐसे ही लिखा है, और आपने ये बैकस्लैश लगाया है इसके अंदर? हाँ भाई लगाया है। ओके, तो कुछ और प्रॉब्लम आपने कुछ जरूर मिस किया होगा, कुछ भी जरूर मिस किया होगा भाई आपने। देखो इसको ऐसे ही जैसे लिखा है, जो जैसा मेरा है, तो ऐसे ही देखो। अगर इसको ऐसे ही पेस्ट करो जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, और नहीं काम कर रहा है तो तब बताएं आप मुझे। और रन करा है आपने उसको? हाँ भाई रन किया है, तभी तो बताना करता अच्छा हूँ, वो पेस्ट करके देखता अच्छा, हूँ आप करिए, exact। ठीक है? तो हमारा जो HTML क्या है, वरियस हेडिंग्स देता है। जैसे कि 3 हेडिंग्स होती हैं 6 तरह की, ठीक है? तो मैं एक एक करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप लोग सब टाइप करने की जरूरत नहीं है आपको, आप 1-2 ही टाइप करके देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और बाकी आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है ना? मुझे आपको दिखाना है, मैं इसलिए टाइप कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, और जैसे ही ये लिख के मैं कमांड सेव करके, इसको सेव करके अपने ब्राउजर पे दिखाता हूँ, देखो कैसा शो हो रहा है। सब लोगों को दिख रहा है ये ब्राउजर पे? देखो दिस इज H1, H2, H3। तो जब भी हमें कोई हेडिंग लिखनी है ना, तो हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं, ठीक है ना? अब
कोई क्वेश्चन है इसको लेके? किसी के भी दिमाग में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी और टेप कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उनको बताता हूँ। क्लियर है भाई। ओके, ऐसे ही जिन्होंने भी लिखा है उनका सबका कर रहा है, नो क्वेश्चन। ओके ओके ठीक है सर भाई। हो गया भाई। सर आपने कोड में डॉक्यूमेंट भी लिखा है तो डॉक्यूमेंट भी आना चाहिए ना इसे। दिस द आइटम सो कहाँ पे? टाइटल में। टाइटल में? जी हाँ देखो, टाइटल में आ रहा है ना हमारे ब्राउजर पे। ये मैंने बोला था कि जो हेड टैग होता है, जो भी हेड टैग की इंफॉर्मेशन है ना, वो ब्राउजर के लिए यूज के लिए होती है सिर्फ, ठीक है ना। जैसे करेक्टर सेट UTF-8 और ये व्यू पोर्ट, इनिशियल स्केल 1.0। यहाँ पे ये क्या मतलब था कि जो हमारा वेब पेज का इनिशियल जूम रहेगा वो 1 रहेगा, मतलब डिफॉल्ट रहेगा। और ये टाइटल से, हेड टैग के अंदर टाइटल से क्या मतलब था कि जो हमारी टैब के अंदर जो टाइटल दिखेगा वो रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको मान लीजिए अभी चेंज कर देता हूँ, तो आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं इसको, तो देखो ये वेब डेवलपमेंट में चेंज हो गया नहीं। ये यहाँ के लिए होता है, आपको वेब पेज पे कुछ भी शो कराना है तो आप सारा पार्ट अपना इसके अंदर लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर, बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखेंगे सब पार्ट, ठीक है ना। जी ओके, क्लियर है सब लोगों को? कोई डाउट है अभी इसमें? क्योंकि हम दूसरे यस, कितना फॉन्ट साइज डिक्रीज होगा पर हेडिंग? भाई ये एक डिफॉल्ट है, इसका कोई वो नहीं है, ये बाद में चेंज भी हो सकता है। और ये अलग अलग हेडिंग इसलिए दी गई है क्योंकि इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है सर्च इंजन के लिए। वो अभी हम नहीं समझ पाएंगे, वो आप जैसे हम वेब डेवलपमेंट में आगे जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा क्यों ये 6 हेडिंग दिए। जब हेडिंग ही है तो क्यों अलग अलग 6 है। तो ये सिर्फ अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसका, इन सब हेडिंग्स का हमारे ब्राउजर या सर्च इंजन के लिए अलग अलग जो होता है ना, मतलब होता है, इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो जब भी हमें हेडिंग, अब तो ये हेडिंग की बात हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमें सिंपल कोई, जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम हेडिंग डालते हैं, हम पैराग्राफ डालते हैं, तो हम कुछ टेक्स्ट भी लिखते हैं उसके नीचे, उसका एक्सप्लेनेशन। तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं हम, कि पैराग्राफ टैग का यूज कर लेते हैं हम। देखिए पैराग्राफ टैग का यूज कैसे करते हैं, हम सीधे पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, ठीक है। जब भी हमें हेडिंग ना लिख के नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए पैराग्राफ टेक्स्ट टैग का यूज कर लेंगे। और वो यूज कैसे होता है, पहले हम ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग टैग लगाएंगे, फिर उसका क्लोजिंग टैग लगाएंगे। क्लोजिंग टैग में बस ये बैकस्लैश पहले लगाना होता है, ठीक है। और इसके अंदर मान लीजिए, और जो कंटेंट इसका रहेगा वो इसके बीच में रहेगा, जो भी लिखना है हमें। दिस इज द पैराग्राफ, ठीक है। और इसको सेव करेंगे Ctrl+S से और अपने वापस ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है। सब दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये होता है। यस देखिए आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें क्या चल रही है, तो मैं आपको अभी फॉर एग्जांपल अपनी MU रोबो क्लब की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ हमने कैसे कैसे कहाँ यूज किया है। फॉर एग्जांपल ये सब टेक्स्ट दिख रहा है आप लोगों को जो मैंने अभी ये किया है, ये सब एक हमने पैराग्राफ टैग यूज किया है और उसके अंदर इस सब टेक्स्ट को लिख दिया है, ठीक है। यहाँ भी पैराग्राफ। अब जैसे मान लीजिए ये टीम कोऑर्डिनेटर्स, जब हम इसको वेब पेज पे शो करा रहे होंगे, इसका HTML स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो हमने उसको यहाँ पे एज अ हेडिंग ले लिया होगा और इसको एज अ पैराग्राफ टैग ले लिया होगा, ठीक है। ठीक है, तो एप्लीकेशन यहाँ है। अभी हम अप्लाई करेंगे इन चीजों को जब एक डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे। अभी हम उससे पहले समझ रहे हैं चीजों को कि चीजों को यूज कैसे करना है, ठीक है। हाँ ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस भाई। ओके, अब आप मान लीजिए आप लोगों को वेब पेज पे कोई इमेज शो करानी है, तो उसके लिए क्या टैग यूज कर सकते हैं, अभी मैंने बताया भी था, कोई बताएगा? इमेज टैग। तो उसके लिए सिंपली यूज कर लेते हैं, ठीक है। इमेज टैग को जैसे हमने किया इसको, तो हमारे पास 2 चीजें इमेज टैग को देनी पड़ती है, ठीक है ना। अभी आपको एक बार मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये अंदर क्या है टैग्स के अंदर।
तो ये कहलाते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हेडिंग के लिए तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब यहाँ पे तो ये मांग रहा है। तो यहाँ पे ये क्या मांग रहा है कि कौन, जो भी इमेज आपको शो करानी है उसका एड्रेस बताइए आप। यहाँ पे जो SRC है ना, उसका मतलब यहाँ पे क्या टाइप करना है, जो भी इमेज है। अब मान लीजिए मुझे इमेज कौन सी शो करानी है, मैं एक बार एक इमेज यहाँ पे अपने फोल्डर पे ले आता हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी डेस्कटॉप पे वापस जाता हूँ और ये एक इमेज यहाँ से ले लेता हूँ अपने यहाँ, ठीक है। अब मान लीजिए इस इमेज को मुझे अपने वेब पेज पे शो कराना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे एक अपने सोर्स के अंदर, इसकी सोर्स के अंदर इसका एड्रेस लिख दूंगा, ठीक है। और ये ऑल टैग क्या है? ऑल टैग वो होता है, आपने कभी देखा होगा जब भी आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं कि कभी कभी टेक्स्ट की जगह उसका खाली एक बॉक्स सा बन के आ जाता है और ये लिख के आता है कि इमेज नॉट फाउंड, ये नहीं। तो अगर हमारे पास इमेज नहीं है तो तब हम इमेज की जगह पे क्या टेक्स्ट शो कराना चाहते हैं, तो मैं सिंपली इसमें ऐसा लिख दूंगा, इमेज नॉट फाउंड, ठीक है ना। अगर हमारे पास मान लीजिए अवेलेबल नहीं रही तो हम ऑल टैग हमारा शो हो जाएगा। वो मैं बताता हूँ, देखो कैसे होगा। अभी इसको कंट्रोल सेव करेंगे हम, ठीक है ना, और ब्राउजर पे वापस जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ये देखो ठीक है, ये ब्राउजर पे आ गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन बहुत जो ज्यादा है, ये इमेज ज्यादा बड़ी है। लेकिन इसको हम, अब देखो फिर वही वो हो गया ना कि अब CSS CSS यहाँ काम आती है। अब ये देखो कितना बड़ा इमेज आ गया है हमारे वेब पेज पे, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? तो इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं CSS का, और वो हम अभी बताएंगे। अभी सिंपली ये बता रहे हैं कि कैसे इन सब चीजों को यूज करना है। तो जब भी हमें इमेज शो करानी है अपने वेब पेज पे तो इमेज टैग का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। पैराग्राफ करनी है, अब आपने लिंक देखा होगा कि जब वेब पेज पे लिंक तो हर जगह होती है, कि कोई भी लिंक प्रेस करते हैं हम, किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे वेब पेज लिख देते हैं। तो HTML हमें एक लिंक के लिए भी टैग देता है। फॉर एग्जांपल लिंक के लिए क्या टैग देता है? ए टैग। तो जैसे मैं ए करूंगा, ठीक है ना, तो ये अब HREF के एट्रीब्यूट के अंदर हमें क्या लिखना होता है कि इस लिंक को फॉरवर्ड कहाँ करना है। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख दूं, www.google.com छोड़िए, MURoboClub.in, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस इमेज को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने ए टैग यूज करा, ए टैग मतलब कोई भी लिंक, ठीक है ना। जब भी हमें वेब ब्राउजर में कोई भी लिंक ऐड करनी रहती है तो हम ए टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही देख लीजिए ये लिंक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये लिंक बन गई है। ये URL मैंने गलत डाल दी है, तो मैं URL एक सही से डाल देता हूँ पेस्ट करके। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, कांट गेट, ओके, ये कुछ ओके ओके, फिर से URL में कुछ गड़बड़ की है, हो गया, ठीक है। ये हमारा लिंक हो गया। अब ये लिंक से क्या होगा कि जो भी हम लिंक डालेंगे वो उस पे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबको क्लियर हो गया कि लिंक को कैसे यूज करना है? भाई किसी को कोई भी डाउट है आराम से पूछते हुए चलिए। सब लोग करके भी देख रहे हैं ना? इमेज वाला दोबारा, ओके, नो डाउट, इमेज वाला, ओके ओके, ठीक है ना। इमेज वाला दोबारा करता हूँ मैं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इमेज वाला भाई को एक बार दोबारा करके दिखाते हैं। तो इमेज टैग के लिए हम इमेज टैग का यूज करेंगे, ठीक है ना। जो भी VS कोड में आप ये देख रहे होंगे कि ये तो मैं तो बहुत फास्ट कर पा रहा हूँ इन सब चीजों को, क्योंकि मैंने
बहुत सारे एक्सटेंशन कर रखे हैं, वो आप लोगों को भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा नहीं है, मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज टैग के अंदर दो चीजें होती हैं, और एक आपने देखा होगा कि इमेज टैग का जो है ना, इमेज एलिमेंट का क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका कुछ क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है ना। ये ऐसा ही है, ये HTML का ऐसे ही बना हुआ है कि इसको कोई भी क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई कंटेंट नहीं है, इसको सिर्फ इमेज की URL चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, जैसे मुझे ये वाली इमेज को शो करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका पाथ डाल देंगे, ठीक है। अब पाथ डालने के तरीका क्या है, ठीक है, आपने, मैं ये करता हूँ, मुझे ऑप्शन आने लगते हैं कि क्या चीज है वो, ठीक है ना। तो मैं image2, अब ये हमारा इमेज सिलेक्टेड है, ठीक है ना, ठीक है। ये देखो, अब मैं ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ये अभी आप लोग एक्सक्यूज मी, जी भाई बोलिए। आपने ये VS स्टूडियो में इसमें आपने इमेज अपलोड कैसे किया था, एक बार वो दिखाएंगे? अच्छा, इमेज Means, अपलोड कैसे किया था, ओके ओके। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है ना, इसको डिलीट मारता हूँ, ठीक है, यहाँ से डिलीट मार दिया मैंने। देखो अब अपने वेब पेज पे दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, खाली ये बॉक्स दिखा देगा। और जो ओल्ड टैग था ना, ओल्ड टैग भी मैंने खाली छोड़ दिया था। अगर मैं यहाँ पे ओल्ड टैग के अंदर कुछ लिख दूं, जैसे कि इमेज नॉट फाउंड, तो अब ये क्या है, उसकी जगह पे ये दिखाएगा। तो ओल्ड टैग जो होता है ना, वो ये होता है, क्योंकि अब जो इमेज का हमारे पास जो सोर्स है वो तो अलग है ही नहीं, वो तो हमने अभी डिलीट मार दी है, तो इसलिए ओल्ड टैग लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं लेके कैसे आया था, ठीक है, तो सिंपली मैंने कुछ नहीं किया था, मैं अपने VS कोड में ही था, मैंने अपना ये सिस्टम वो किया, और जो भी फाइल थी उसको सिंपली मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दिया था ऐसे, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, कोई इसमें सिस्टम का भी कोई नहीं है, सब में अलाउ होता है कि आप ऐसे VS कोड में ड्रॉप कर सकते हैं चीजों को। भाई हो गया आपका, ऐसे किया था, ठीक है। ओके ओके सुमित, ठीक है। तो ऐसे ही अभी क्या है, ये इंट्रोडक्शन है, जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे ना, उनमें और अच्छे से कैसे इनको यूज करना है वो हम सिखाएंगे, ठीक है ना। तो अभी और दो तीन में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। ये H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ओके। अब जैसे आपने देखा होगा कि हर वेबसाइट पे एक नेव बार भी होती है, तो नेव बार जब हमें बनानी है तो हम नेव टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर पूरी नेव बार आ सकती है। अब इसके अंदर इसको स्टाइल कैसे करना है वो पार्ट अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम नेव बार जो भी हमारी वेबसाइट के अंदर होती है वहां पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इमेज के अंदर आ रहा होगा, दिस इज नेव बार, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ना है ना, तो एक मैं बहुत अच्छी रिसोर्स बताता हूँ आपको, लिंक पेस्ट करता हूँ, चलो मैं, ठीक है। आप लोग सब यहाँ पे इस लिंक पे जाके देख सकते हैं और टेक्स्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक पेस्ट करी है, उसको आप यहाँ पे देखिए। जैसे इस वेबसाइट को आप अच्छे से कर सकते हैं, एलिमेंट्स, वेरियस एलिमेंट्स जाके इसमें आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी लिंक टैग, इमेजेस टैग, सब कुछ आप आराम से देखिए और अच्छे से, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, अभी ये जो 4-5 मैंने टैग्स यूज, एलिमेंट यूज करके बताए हैं, इनमें किसी को डाउट रहा है कि इनमें कुछ है डाउट, तो बताइए आप, फिर थोड़ा सा आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, स्टाइल कैसे करते हैं हल्का सा। नो डाउट।
प्लीज बताइए, अगर आपको माइक ऑन करके कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स हैं कि अगर अब मैं आपको बताना भी शुरू कर दूं तो 2 घंटे लग जाएंगे। एलिमेंट्स ही इतने होते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स, ये आपको मैंने एक बेसिक यूसेज बता दिया है कि इस तरह से एलिमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप जो मैंने अभी लिंक पेस्ट करी है उस पर जाके आराम से करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अभी किसी को और डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपने। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आप क्या इमेज इंसर्ट कैसे करते हैं वो बता दीजिए। और जी, इमेज ओपन करना तो आ गया, बट कुछ इंसर्ट कोड में कैसे इंसर्ट करेंगे वो बता दीजिए। ये आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। जी, टाइप इट इन द चैट बॉक्स। अगर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आवाज थोड़ी आपकी ब्रोक हो रही है। अच्छा, इमेज को इंसर्ट कैसे करें कोड में, इसको दोबारा बताना है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कोड में कैसे इंसर्ट करना है। ये आपको कोड में इमेज को नहीं डालना होता, बस आप उसकी यूआरएल डाल दीजिए कि उसकी लोकेशन क्या है, बाकी काम ब्राउजर अपने आप कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिस्टम में कोई नहीं है, देखो मैं आपकी एक और करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं कोई भी फाउंटेन इमेजेस, ठीक है ना, सिंपली आप यहाँ आइए इमेजेस में, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अगर आपके सिस्टम में भी कोई नहीं है ना, ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए और इसका कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और ये कॉपी हो, ठीक है। और मैं इसकी जगह पे, इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अपना वो पाथ टाइप पेस्ट कर दूंगा तो ये वहीं से ले लेगा। देखिए, ये उसी इमेज को इसने ले लिया, ठीक है ना। तो सिर्फ वेब पेज को, तुम्हारे HTML डॉक्यूमेंट को उसका एड्रेस चाहिए, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। या तो वो इमेज तुम्हारे पेज लोकल सिस्टम पे हो या कहीं वेब पे, कहीं भी इंटरनेट पे हो ना, उसको उसका एड्रेस चाहिए खाली। और वो एड्रेस कैसे लिखते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है ना, वो मैंने अभी आपको बताया था कि इमेज टैग लेते हैं और SRC एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट होते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसी भी एलिमेंट के लिए। वो SRC मतलब यहाँ पे है सोर्स ऑफ द इमेज, तो वो उसका एड्रेस हमने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। और ये मैंने एक सिंपली इसकी विद हाइट दे रखी है, इसकी ना दे तो वो एक्चुअल शेप में आ जाएगी। और ऑल्टरनेट टैग क्या है वो है, ठीक है। क्लियर हो पाया जो अभी? ओके ओके, तो चलिए अभी तो ये हमने ये देख लिया कि जो HTML एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं। अब थोड़ा सा कैसे इनको स्टाइल करना है, जैसे अभी बताया गया था कि जो भी स्टाइलिंग होती है कि कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, वो सब जो है ना CSS का काम होता है। इसका काम होता है बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि किसी भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है कि मान लीजिए अब ये हेडिंग H1 डाली थी हमने, मान लीजिए इसको सेंट्रल में हमको लाना है और पैराग्राफ को लेफ्ट पे ही रखना है और इस लिंक का कलर चेंज करना है और इस इमेज को कहीं पे सेंटर पे शिफ्ट करना है, वो सब हम CSS के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो वो CSS का आज हम इंट्रो कर लेंगे और बाकी है ना, तो ठीक है। अब CSS को एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। Okay, guys, so my screen is visible. Before going to CSS, मैं एक लिंक और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो HTML के जो कॉमनली यूज टैग्स होते हैं, वो सारे टैग्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आप लोग इस पे जाएं वेबसाइट पे और इसको एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करें खुद से, क्योंकि काफ़ी सारे टैग्स ऐसे हैं जो कि हमारे वेबसाइट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और जब हम एक्चुअली एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो हम काफ़ी सारे टैग्स यूज़ करते हैं। अभी तो हमने आपको एक इंट्रो दिया है खाली टैग्स का, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग्स है वो बताए हैं, जैसे कि हेडिंग हो गया, इमेज टैग हो गया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि आप खुद से एक्सप्लोर करें, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आप वो सब कुछ खुद से एक बार पढ़ के आएँ, ताकि जब हम आगे प्रोसीड करें वेबसाइट बिल्डिंग की तरफ, तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर होती रहें और आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। ठीक है गाइस? सो माय स्क्रीन इज विजिबल? यस, ओके, वेट। ओके, सो लेट्स गो टू VS Code नाउ। तो एज़ यू कैन सी दैट मैंने कुछ बेसिक सा एक स्ट्रक्चर लिख रखा है यहाँ पे, ताकि जिसको हमें स्टाइल करना है। अभी मैं इसको दोबारा से लिखता तो कोई मतलब सेंस नहीं होता, क्योंकि आपने अभी ये सब पढ़ा ही है कि हेडिंग टैग क्या होता है, एक हेडिंग आती है इसके अंदर। नैव टैग क्या होता है, नेविगेशन बार बनाने का काम आता है। जैसे कोई भी वेबसाइट होती है तो उसमें हर वेबसाइट के अंदर आपको एक नेविगेशन बार देखने को मिलता होगा। जैसे कि आप इस पे देखें, ये वेबसाइट है हमारी। तो it's taking some time. Okay, so great. सो ये जो ऊपर वाला हमारा ये है, जहाँ पे अप्लाई सेक्शन है, टीम सेक्शन है, ये सारा हमारा नेविगेशन बार जो होता है इसका पार्ट होता है। नैव बार के अंदर हम li टैग यूज करते हैं, ul टैग यूज करते हैं, ताकि हम अपना इन आइटम्स को लिस्ट कर सकें, और बाकी CSS को यूज करके हम डिजाइनिंग करते हैं। तो अब जब बात आ रही है CSS की, तो CSS को हम स्टार्ट करते हैं कि CSS देखते हैं कि कैसे होती है। सो ओके ओके, सो CSS जो होती है बेसिकली किसी भी एलिमेंट को हमें स्टाइल करने काम आती है, और CSS ऐड करने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला तरीका, मतलब HTML तो हमने लिख लिया, अब हमें इसके अंदर CSS जब ऐड करनी है तो हम कैसे-कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम इसके अंदर ना इनलाइन स्टाइलिंग करें। इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है कि जैसे मैंने ये हेडिंग लिखी है, एक H2 हेडिंग मैंने लिखी, तो इस H2 हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखने से क्या होता है कि मुझे ये ऑप्शन देता है कि मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं किस तरह से स्टाइल कर दूं। मैं चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं कर दूं, लेट्स सपोज मैं करता हूँ इसका ये वाला कलर। ओके, सो ये एक हेडिंग थी और इसको मैंने स्टाइल करा इसी के अंदर, यानी इस एलिमेंट पे, ये H2 एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, इस H2 एलिमेंट पे मैंने एक स्टाइल अप्लाई करा, जो कि मैंने क्या करा, उसका कलर चेंज कर दिया बर्लीवुड में। तो अब क्या हुआ होगा, जो मेरा ब्राउजर है वहां पे उस हेडिंग का, वो वाली जो पर्टिकुलर हेडिंग है उसका देखो कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया था, तो बैकग्राउंड कलर जो होता है हमारा वो चेंज हो गया। तो एक तरीका तो हमारा, इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। और हमारा जो सेकंड मेथड होता है वो मेथड होता है हमारा, हम स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं प्रॉपर, और ये करते हैं हम हेड के अंदर। ठीक है, वैसे एक बात मैं बताऊंगा आपको कि ये हम कहीं भी कर सकते हैं, ये बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं, बट हेड के अंदर हम करना हम प्रेफर करते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, एक स्टाइल टैग, जैसे भी बताया था, हर टैग ओपनिंग, ज्यादातर टैग्स जो होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ आते हैं। तो हमारा स्टाइल टैग जो है इसका हमने ओपनिंग का करा और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब जितनी भी CSS हम आगे पढ़ेंगे और उसके अंदर लिखेंगे, वो सारी इसी के बीच में, इन दो टैग्स के बीच में हम पूरी CSS को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड अप्लाई करने का। तो अब आती है बात थर्ड मेथड की। तो थर्ड मेथड क्या होता है हमारा अप्लाई करने का, जैसे हमारा ये index.html हमने एक फाइल बना रखी है, इसके अंदर क्या है, HTML एक्सटेंशन है, यानी ये बता रहा है कि ये एक HTML फाइल है। तो इसी तरह से हम एक .css फाइल को बना लेते हैं और फिर उसको इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं इस फाइल को। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जैसे मेरा ये फोल्डर था, इसके अंदर ऑलरेडी एक .html फाइल बनी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक index.css एक मैंने फाइल बना ली। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन क्या बता रहा है कि ये एक CSS फाइल है, इसके अंदर मैं अपनी सारी CSS जो है वो इसके अंदर लिख सकता हूँ। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जब मैं अपनी CSS एक अलग फाइल में लिख रहा हूँ और HTML मेरी अलग लिखी हुई है, तो वो दोनों मतलब अप्लाई कैसे होगी वो आखिर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो HTML फाइल होती है उसमें जाते हैं और यहाँ पे हम लिंक करते हैं। लिंक जब हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें ऑप्शन देता है लिंक करने का। तो ये href, जैसे कि अभी बताया था कि href जो होता है किसी भी चीज का लिंक को अटैच करने के काम आता है, किसी चीज का लिंक प्रोवाइड करने के काम आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे index.css हम लिख देंगे। इससे क्या हुआ कि जो हमारे index.css फाइल है, ये फाइल
इस HTML फाइल के अंदर अटैच हो गई। अब इसके अंदर हम जो भी CSS लिखेंगे वो सारी CSS अप्लाई होगी हमारी HTML फाइल के अंदर। तो इसको अगर मैं सम अप करूँ इस बात को, तो आपको मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड। ये देख सकते हो, देखिए जैसे ये है, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं स्टाइलिंग के। जैसे मैंने बताया, सबसे पहला होता है हमारा इनलाइन स्टाइलिंग, ये वाला बताया मैंने आपको, इनलाइन स्टाइलिंग। इसमें क्या होता है कि हम एलिमेंट के अंदर, जैसे हमने हेडिंग लिखी तो उसी के अंदर हम कह दें कि हाँ भाई इस एलिमेंट को हम ये चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, इसका साइज ये हो जाए, इसका फॉन्ट ऐसा हो जाए। हम पूरी तरह से अपने सिस्टम को ये बता सकते हैं उसी पर्टिकुलर हेडिंग के लिए वहीं पर कि आप इस एलिमेंट को ऐसा कर दीजिए, तो वो बिल्कुल वैसा ही आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और वो काम कर देगा। सेकंड मेथड जो मैंने बताया आपको वो ये था कि आप एक स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं। स्टाइल टैग क्या होता है? बेसिकली CSS लिखने के काम आता है। स्टाइल टैग के अंदर ही सारी CSS लिखी जाती है। तो सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड हो गया हमारा एक्सटर्नली। अब आप लोगों ने तीनों मेथड सुने, अब आपको क्या लगता है कौन सा मेथड ज्यादा अप्लाई करना चाहिए हमें? तीनों ही मेथड अच्छे हैं। तीनों मेथड में से कौन सा मेथड हमें इंडस्ट्रियल पर्पज से या फिर जब हम प्रोफेशनली यूज करते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे ज्यादातर? एनी गेसेस? थर्ड वन, एक्सटर्नल। यस, 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 यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज देखो मैं बताता हूँ क्या है कि अगर हम इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे तो उससे हमारे कोड की जो रीडेबिलिटी है वो कम होगी। सेम केस होता है हमारा जब हम उसके साथ करते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, स्टाइल टैग को यूज करते हैं। जो हमारा HTML का कोड होता है वो काफी कम रहता है, मतलब जब भी कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं हम, तो कंपैरेटिव टू CSS HTML का कोड बहुत कम होता है। तो हमें जैसे कोई भी और दूसरा डेवलपर हमारे वेबसाइट को, हमारे कोड को देखेगा तो उसको आसानी रहेगी बहुत ज्यादा कोड को समझने में और पढ़ने में। तो रीडेबिलिटी का बहुत ज्यादा वो इशू रहता है। तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना के उसके अंदर पूरी स्टाइलिंग करें। तो ये हमारा मेथड ज्यादातर प्रोफेशनल यूज में काम आता है। ठीक है, तो आपको तीनों मेथड समझ में आ गए कि स्टाइलिंग कैसे करते हैं? ओके, क्लियर? ये जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग करी है हमने, हम्म। ये पूरे पेज पे लगेगी या पर्टिकुलर पर भी लग सकती है? ये मैं आपको ही बताता हूँ कि किस तरह से वर्क करती है स्टाइलिंग। अभी मैंने बस आपको ये बताया कि 3 सी पे जाने वाला हूँ आगे कि हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करके स्टाइल करते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो यही वाला है कि अब जैसे हमने ये तो सीख लिया कि स्टाइलिंग करते कैसे, अब किस तरह से हम उस एलिमेंट को स्टाइल करेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 तरह से हम स्टाइल कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो पहला जो मेथड होता है वो ये होता है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे अब ये तो बात खत्म ही हो गई कि हमें इसको इस तरह से नहीं करना है। ये जो हमने स्टाइल लिखा था इस तरह से हमें नहीं करना है, ये तो बस दिखाने के लिए था कि हम ऐसे भी स्टाइल कर सकते हैं। हम या तो स्टाइल टैग यूज करेंगे या फिर हम index.css में जाके अपना स्टाइलिंग करेंगे। तो लेट्स सपोज कि मुझे इस H2 को स्टाइल करना है, ठीक है, इस हेडिंग को स्टाइल करना है, या लेट्स सपोज मुझे H6 को स्टाइल करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा H2। और फिर जब भी हम स्टाइलिंग करते हैं तो हमारा एक कर्ली, मतलब एलिमेंट को हम मेंशन करते हैं किसको स्टाइल करना है, और फिर उसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा CSS वर्क नहीं करेगी। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सारी स्टाइलिंग करेंगे। तो हमने उस एलिमेंट को पहले सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने क्या करा कि हम जाएंगे, अब क्या कहेंगे इसका कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है साहब, BGC लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर है वो कर दो आप रेड। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। क्या होगा आउटकम? मेरा ब्राउजर में जाऊंगा, मैं देखूंगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो चुका है रेड। अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो कर देता हूँ मैं व्हाइट। मैं गया कलर पे, मैंने कर दिया व्हाइट। ठीक है, तो अब ये देखो जब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो देखो क्या हुआ, चेंज हो गया, मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो हो गया व्हाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अब जरा ये देखो कि लेट मी टेल, हमारा index.html, हाँ देखो, अब यहाँ पे मैंने H6 यहाँ भी यूज करा है, H6 यहाँ भी यूज करा है और H6 यहाँ भी यूज करा है, यानी कि मैंने 3 हेडिंग लिखी है H6 को यूज करके। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली जो हेडिंग है ना, ये वाली खाली दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू पोस्ट यूजफुल, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली हेडिंग जो है वो रेड कलर से डिस्प्ले हो, बाकी मेरी हेडिंग जो है वो ब्लैक से डिस्प्ले हो। तो अगर मैं गया और मैंने index.css के अंदर मैं गया और H6 को लिख के मैंने एक सेकंड, H6 लिख के मैंने इसका कर दिया कलर
कलर रेड कर दिया मैंने इसका, तो क्या होगा कि मेरी सारी हेडिंग जो भी H6 हेडिंग के अंडर लिखी हुई थी वो सारी ही रेड हो गई। जबकि मैं चाहता क्या था, मेरी डिमांड क्या थी, मैं चाहता था खाली जो मेरी पहली वाली हेडिंग है सिर्फ वही हेडिंग मेरी जो है वो रेड कलर से डिस्प्ले हो, बाकी हेडिंग मेरी ब्लैक से डिस्प्ले हो। तो इसमें हम क्या होता है कि इस तरह से हम स्टाइलिंग नहीं करते हैं। हम जब भी स्टाइलिंग करते हैं तो हम या तो उस एलिमेंट की आईडी डिफाइन करते हैं या फिर क्लास डिफाइन करते हैं। अब आईडी और क्लास क्या होता है? आईडी एक जैसे हमारी एक आईडी होती है, हम कॉलेज में है तो हमारी एक हमें आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा जो हमारी एक पहचान होगी कि हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये हमारा आईडी है, हम किसी को दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली हर एलिमेंट को हम एक आईडी असाइन कर सकते हैं खुद से, अपना उसका कोई भी नाम रख सकते हैं हम, और उस आईडी को यूज करके उस स्पेसिफिक एलिमेंट को हम टारगेट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि ये वाले आईडी का एलिमेंट जो है इसका बैकग्राउंड कलर या कलर जो है वो रेड हो जाए, ब्लैक हो जाए, गोल्डन हो जाए, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं उसको यूज करके। सो आईडी को हम लिखते कैसे हैं मैं दिखाता हूँ आपको। आईडी लिखते हैं हम, जैसे ये H2 है, ठीक है, तो H2 में मैं यहाँ पे सिंपली आईडी टाइप करूंगा बस और मैं एंटर करूंगा तो हमारे पास सिंटेक्स मिल जाता है। VS कोड का ये बहुत ज्यादा फीचर है कि मतलब आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप इतना कुछ ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, बस एक दो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास बस इज इक्वल टू वगैरह है और बहुत छोटा सा इसका वो है सिंटेक्स, तो आप टाइप कर सकते हैं इसको। तो आईडी हमने लिखा, अब आईडी में हम कोई भी एक लॉजिकल नाम हम इसको दे देंगे, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कि मैं इसको हेडिंग ही देता हूँ, ठीक है, हेडिंग 2 दे देता हूँ मैं इसको। हेडिंग 2 इज नॉट गुड, लेट्स सपोज माय हेडिंग, माय, ठीक है, माय हेडिंग में इसको देता हूँ नाम। अब क्या है कि इस हेडिंग का नाम जो है माय हेडिंग बन चुका है। अब मैं कभी भी इसको टारगेट कर सकता हूँ, इसकी इस हेडिंग के अंदर मैं कभी भी अपनी CSS अप्लाई कर सकता हूँ और उसको स्टाइल कर सकता हूँ। ये एग्जांपल ज्यादा बेहतर सूट करेगा अगर मैं आपको दिखाऊं इसके थ्रू, H6 के थ्रू। वेट, H6 एलिमेंट में मैंने दे दी हेडिंग, आईडी दे दी, असाइन कर दी आईडी माय हेडिंग। अब मैं क्या करूंगा, इस माय हेडिंग को जो है CSS प्रोवाइड करता हूँ इसके अंदर, इसको हटाते हैं, ठीक है। माय हेडिंग पे मैं CSS प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, आईडी को जब भी हम टारगेट करते हैं तो हम टारगेट करते हैं विद अ हैश, यानी कि CSS को बताना पड़ता है कि ये एक आईडी है, आईडी को मैं टारगेट कर रहा हूँ तो उसको मैं बताऊंगा किस तरह से, एक हैश लगा के। जैसे मैंने अभी हेडिंग को टारगेट किया था सिर्फ H2 लिख के, उसके अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं थी कि मुझे हैश लगाना पड़ता या कोई और स्पेशल सिंबल ऐड करना पड़ता। बट आईडी जब भी हम टारगेट करेंगे तो हमेशा एक हैश लगाना पड़ेगा। अगर हैश नहीं लगाएंगे हम तो हमारा जो है वो CSS समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये अभी मैंने खाली माई हेडिंग लिखा, हालांकि ब्राउजर के अंदर लिखा हुआ है माई हेडिंग, बट उसको नहीं पता कि आईडी है, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा कि आईडी टारगेट हो रही है, इसको करो। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम CSS अप्लाई करेंगे। लेट सपोज इसका मैं करता हूँ कलर, कलर ग्रे करता हूँ या कोई ऐसा जो डिस्प्ले हो। कलर करते हैं इसका ब्लू, ठीक है, इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। अब देखना क्या होगा, खाली H6 सारी हेडिंग थी, बट सिर्फ कौन सी वाली हेडिंग का, जिसमें मैंने आईडी असाइन की थी और आईडी का एक नाम देख के मैंने CSS लगाई थी, तो वो वाली आईडी ही मेरी जो है CSS उसी आईडी पे अप्लाई हुई है। तो ये फायदा होता है आईडी का। आईडी का बहुत सारा यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। जब भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर तो हम एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे, उसको टारगेट करने के लिए आईडी और क्लास यूज करते हैं। तो अब आईडी और क्लास वर्ड आ रहे हैं बार बार, तो क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, आईडी स्पेसिफिक होती है। हर एक एलिमेंट की एक ही आईडी हो सकती है। अगर मान लो मैंने इस एलिमेंट को, ये मेरा एलिमेंट था H6, इसको मैंने माई हेडिंग आईडी दे दी, तो अगर मैं चाहूं कि ये वाले H6 को भी माई हेडिंग बिल्कुल सेम यही लिख के मैं आईडी दे दूं, तो वो मेरा जो कंपाइलर है उसको मना कर देगा कि साहब आपने तो आईडी दे दी, आईडी एक ही होती है, दो आईडी नहीं हो सकती। बट क्लास के केस में ऐसा नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी क्लास में आपका रोल नंबर सिर्फ एक ही हो सकता है, बट आपके स्कूल के अंदर आपके नाम का 2 या 3 बंदे भी मिल सकते हैं। तो जो क्लास होती है वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा आईडियो क्लास का बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब हर एलिमेंट को हम आईडियो क्लास ही देंगे हर आगे चल के। कोई भी एलिमेंट बिना आईडियो क्लास के हम टारगेट नहीं करेंगे जब एक्चुअल वेबसाइट बिल्डिंग करेंगे तो। और इसका यूज किस तरह से होता है, जैसे मान लो कि मैं मतलब मेरे पूरे पेजेस पे मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये बहुत सारे टेक्स्ट है जिनको मैं चाहता हूँ कि सेम CSS में उसको अप्लाई करूँ, यानी कि वो मुझे सेम कलर से दिखे पूरे उस पे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको क्लास दे दूंगा। मैं जैसे मैं क्या करूंगा, इसको
इसको मैंने यहाँ क्लास प्रोवाइड कर दी और ये क्लास इसका एक नाम दे देंगे क्लास के अंदर, जैसे कि ये है माई क्लास। ठीक है, तो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, अपने डिमांड के हिसाब से रखते हैं ताकि एक लॉजिकल नाम, ताकि समझ में आए। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैं कोई भी नाम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने माई क्लास यूज करा इस H6 के अंदर, और मैं सेम क्लास असाइन कर सकता हूँ इसको भी, माई क्लास यूज करूंगा इस वे में। ठीक है, तो ये माई क्लास में यूज कर सकता हूँ। अब क्लास को कैसे टारगेट करते हैं, आईडी, जैसे आईडी स्पेसिफिक होती है वैसे ही क्लास को भी हमें टारगेट करने के लिए एक स्पेसिफिक नोटेशन होता है, वो होता है हमारा ये। जब भी हम क्लास को टारगेट करते हैं तो हम करते हैं डॉट के थ्रू। सबसे पहले हम एक डॉट लगाएंगे, फिर हम बताएंगे कि क्यों कौन सी क्लास है हमारी, माई क्लास। ठीक है, फिर हमारे कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद हम उसके अंदर CSS अप्लाई करेंगे। तो ये होता है हमारा टारगेट करने का तरीका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे पूरे में यही चलने वाला है। मतलब अब जो आगे क्लासेस होंगी उसके अंदर हम हर एलिमेंट को आईडी या क्लास असाइन करेंगे उसकी डिमांड के हिसाब से। हम चाहते हैं कि हम उस एलिमेंट को दोबारा यूज नहीं करना, हमें हम चाहते हैं कि हमारी एक हेडिंग बन जाए और वो वैसे ही रहे और उस नाम की कोई हेडिंग दोबारा ना आए। तो हम उसको एक आईडी असाइन कर देंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने आप ही मना कर देगा कि इस नाम का तो आपने बना दिया, अब कोई और नाम सोचो और उसको बनाओ। लेकिन क्लास के केस में हम क्या करेंगे, जब हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना होगा एक ही चीज को, तो हम उसको एक क्लास असाइन कर देंगे और उसको एक नाम असाइन कर देंगे। ठीक है, और वो हम मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। तो आई गेस क्लास और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। प्लीज गाइस टाइप यस इन द चैट बॉक्स, अगर कोई डाउट है तो बताओ। यस यस यस, वेट। और ओके, वन मोर टॉपिक प्लीज। एक जो हमारा एक और चीज है जो हम बताना चाहेंगे अभी इस क्लास के अंदर सेशन को एंड करने से पहले, वो ये है कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे आपने दो चीजें तो देख ही ली होंगी कि कलर और बैकग्राउंड कलर में क्या डिफरेंस है। बैकग्राउंड कलर जो है वो उस एरिया को, पूरा बैकग्राउंड को करता है जिस जगह पे हमारा हेडिंग या फिर वो टैग के अंदर जो भी कंटेंट हमने लिखा है वो वहाँ पे मौजूद है। और जो कलर है वो क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है हमारा वो चेंज कर देता है उसका कलर। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आप बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ मैं, दो और। वो प्रॉपर्टी है हमारी हाइट और विड्थ। विड्थ क्या होती है, विड्थ आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, विड्थ हमारी, विड्थ हम सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो मेरा H2 एलिमेंट था उसमें मैं उसका कलर और बैकग्राउंड कलर में ऑलरेडी सेट कर चुका था। Is there any difference between class and ID? Yes bro, there's a difference between class and ID. मैंने बताया ना, क्लास जो है हम मल्टीपल एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं सेम क्लास, बट आईडी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, यूनिक होती है। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है। जो आईडी मैंने, जो जैसे मैंने अभी असाइन किया था यहाँ पर, मैंने आईडी असाइन की थी माई हेडिंग। तो ये माई हेडिंग नाम की आईडी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मिल चुकी है। अब मैं दोबारा किसी एलिमेंट को ये आईडी नहीं दे सकता। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बट क्लास में क्या होता है, क्लास में मल्टीपल क्लासेस एक अलग अलग एलिमेंट्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके आगे जाके यूज होंगे। अभी आपको ऊपर ऊपर से अगर 50% भी अगर आपको समझ में आ रहा है ना अभी ये कि क्या किस तरह चीज चल रही है, तो जब आप इसको प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे ना आगे जाके अगली क्लास में, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि हाँ किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं। तो ये हो गया। अभी मैं बता रहा था आपको प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ। ठीक है, तो विड्थ हम क्या, किसी भी एलिमेंट की विड्थ सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसकी सेट करना चाहता हूँ 100 पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स और ये सब भी यूनिट्स होती है, ये आगे वाले लेक्चर्स में कवर होगा सब कुछ, आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाइट हम, विड्थ हमने सेट करी और हम सेट कर सकते हैं हाइट। ठीक है, हाइट में सेट करता हूँ, लेट्स से मैं करता हूँ 500 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि जब मैं रिजल्ट पे जाता हूँ तो देखो क्या कि मेरा जो हेडिंग मैंने लिखी थी तो उसका जो एरिया था वो किस तरह से बढ़ गया। कलर से आपको दिख रहा होगा कि हेडिंग का टेक्स्ट उतने में लिखा है जितना जितना टेक्स्ट वहां पे मौजूद था। अगर ज्यादा टेक्स्ट होता तो वो पूरे एरिया में आता, लेकिन वो जो कंटेनर जो बना था जिसकी मैंने हाइट और विड्थ सेट करी है वो ओवरफ्लो करता है और वो इतना ज्यादा जा रहा है क्योंकि इसकी मैंने हाइट सेट कर दी थी 500 पिक्सल्स। 500 पिक्सल्स हमारे स्क्रीन के हिसाब से एक पूरा एक लंबा बॉक्स बन गया है। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता, अगर मैं इसको अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, मैं यहाँ पे 100 करता हूँ और यहाँ पे 500 करता हूँ, 500 करता हूँ, तो देखो क्या होता है। देखो बॉक्स का जो होता है हमारा वो डायमेंशन चेंज हो गए।
ठीक है? तो इस तरह से हम जो है अलग-अलग बॉक्सेस वगैरह क्रिएट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आगे चलेंगी। बहुत आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके अंदर, क्योंकि हम एक प्रॉपर्ली आपको बना के दिखाएँगे। तो आई होप कि ये आपको 4 प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई ये क्लियर हुई हैं आपको। अगर क्लियर हुई हैं गाइस तो प्लीज़ बताएँ मुझे, या कोई डाउट हो तो प्लीज़। भैया भाई जी। भाई ये जो ज़ूम का ऑप्शन आता है पेज पे, ये भी स्टाइल का एक पार्ट है? ज़ूम का ऑप्शन स्टाइलिंग का पार्ट नहीं होता। हर्षित। वो किसका होता है? भाई ये जो सब चीजें हैं ना, ये फंक्शनलिटी हमारा ब्राउजर प्रोवाइड करता है, ये जूम के जितने भी हैं। तो ये ब्राउजर की तरफ से होती है, ठीक है ना? ओके भाई। ओके, और आप लोगों को जो भी डाउट है पूरे सेशन को लेके, जो भी और कोई जनरल डाउट है तो वो भी अभी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? ये जो किस लिए करा? भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप टाइप कर दीजिए या तो चैट बॉक्स में। किसी का कोई भी जनरल डाउट है कि कैसे सीखना है, क्या करना है, कुछ भी जनरल आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। और प्रोबेबली हमारी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में होगी और हम उसमें अच्छे से आपको सब कुछ स्केड्यूल वगैरह बता देंगे और अच्छे से आगे जो भी हमने बताया अब उसको अप्लाई करेंगे, जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज सीखी है अप्लाई करना, ठीक है ना? और आप लोगों के साथ हम भी बनाएंगे और आप लोगों से भी। व्हाट इज द यूज ऑफ एट्रीब्यूट इन HTML एलिमेंट? तो एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को एक्सटर्नल या एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है एट्रीब्यूट। मान लीजिए एलिमेंट में हमें किसी भी, जैसे कि हेडिंग एलिमेंट था, H1 था, उसमें हमने एक एट्रीब्यूट दे दिया था क्लास, तो वो उसकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई जो कि उसको और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए बना देती है। मान लीजिए हमने H1 में एक एट्रीब्यूट दे दिया था वो, तो उससे क्या हुआ था कि हम उस H1 को डायरेक्टली सिलेक्ट कर पाए थे, डायरेक्टली टारगेट कर पाए थे अपनी CSS के थ्रू। तो सिर्फ यही है। Can we भाई get- जो सबसे ऊपर यूज करा है वो वाला एट्रीब्यूट कह रहा हूँ। सबसे ऊपर क्या यूज किया है भाई? कोड में HTML के अंदर एट्रीब्यूट यूज किया है ना हमने, उसका क्या पर्पस है? बिना उसके अच्छा, करें तो क्या होगा? ओके, उससे देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं पड़ेगा, अभी हम टेस्ट मोड में हैं, लेकिन हम किसी भी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस खराब तो नहीं करना चाहेंगे ना। कोई भी हम पूरा वर्क कर रहे हैं तो उसको सारी इंफॉर्मेशन देंगे हम, ठीक है? देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, रुको एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर से आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। There's one question I would like to ask. Are you guys having a GitHub account or not? Are you guys familiar with GitHub? No. Okay, okay. चलिए हम आपको डायरेक्टली फाइल दे देंगे, ठीक है ना? हाँ। फाइल भी दे देंगे और भी दे देंगे। ओके ओके, तो हम डायरेक्टली फाइल दे देंगे, आप उसको कर लीजिएगा, शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो आप इसकी कह रहे हैं ना आयुष, जो हमने ये मेटा टेक्स्ट यूज किए हैं, कार से कैरेक्टर सेट, HTTP इक्विवेलेंट, ठीक है ना? तो देखो इसको हटा भी देना, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमने ये वाला, ये जो मेटा टैग है ये किस लिए लगा रखा है? जो पहले आपने देखा है, जो इंटरनेट पहले एक्सप्लोरर आता था, बहुत पुराने ब्राउजर, जो पहले बहुत पुराना ब्राउजर आता था, उसकी सपोर्ट के लिए हमने लगा रखा है कि अगर इस वेब पेज को हम उस ब्राउजर पे भी खोल लें तो वो भी कुछ गड़बड़ ना करे। देखो इस HTTP इक्विवेलेंट XUAV कंपेटिबल कंटेंट IEH इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे इस पेज का ये, इस मेटा टैग का ये मतलब है। उसके बाद दूसरा मेटा टैग था नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद डिवाइस विद। यहाँ पे क्या मतलब था कि जो भी हमारा वेब पेज रहे वो जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रहे ना, वो पूरी स्क्रीन को घेर के रखे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा पूरी स्क्रीन से क्या मतलब है? हमारे ब्राउजर की पूरी स्क्रीन को लेके रखे, जैसे कि, ठीक है ना? और यही नहीं है, और भी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो वो सब भी हम यहीं पे करते हैं, ठीक है? तो हेड टैग के अंदर जो भी हम ये लिख रहे हैं वो सब ब्राउजर के काम के लिए यूज होती हैं, और बॉडी के अंदर जो हमारा एक्चुअल वेब पेज होता है। तो
don't have GitHub account. Okay, Unumama Froze. Don't worry, we will share the code with you on Google Classroom or on WhatsApp. किसी का और भी कोई डाउट है तो आप बताइए, और नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे सारी प्रॉपर्टीज को जितनी भी रह गई हैं, ठीक है? अभी सेशन लंबा हो गया थोड़ा सा. Guys, please share your feedback in the chat box if you like the session. किसी का कोई जनरल डाउट भी है वेब डेवलपमेंट को लेके तो वो भी अभी पूछ सकता है. तो किसी का और कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम इसको रैप कर रहे हैं सेशन को. जैसे आपने बताया था बैक एंड जो प्रोग्रामिंग होता है, क्या वो डार्क वेब के अंदर आता है? मतलब नो नो नहीं, नो नहीं बैक टोटली डिफरेंट थिंग होती है भाई. बैकएंड सिंपली भाई जो भी सर्विसेज जो हमको नहीं दिख रही है, मान लीजिए एक पेमेंट गेटवे है, हम जब भी किसी वेबसाइट में पेमेंट करते हैं या कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि हम अपने फ्रंट एंड पे जो हमारे वेब पेज पे दिख रहा है उस पे तो हम सिर्फ अपना वो क्या बोलते हैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर करके और अमाउंट भर के सबमिट कर देते हैं वेबसाइट पे फ्रंट एंड पे. लेकिन जब तुमने सबमिट किया उसके बाद क्या हो प्रोसेस शुरू हुआ, वो बैकएंड शुरू होता है. लाइक जैसे ही आपने सबमिट किया, पहले क्या होगा, आपका ये हमारा ब्राउजर या हमारा सर्वर तुम्हारे बैंक को भेजेगा एक रिक्वेस्ट कि ये वैलिडेट करके दीजिए कि ये क्रेडिट कार्ड सही है या नहीं है, या इस अकाउंट में इतना अवेलेबल बैलेंस है या नहीं है, ये सब करके देगा. और अगर सब कुछ सही रहेगा तो तभी पेमेंट शुरू हो जाएगा, पेमेंट कंप्लीट होगा और हमारे फ्रंट एंड पे एक वापस रेस्पॉन्स आ जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि पीछे का प्रोसेस पूरा हो चुका है. तो बैकएंड वो पार्ट होता है. और ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी सारी फंक्शनलिटी इसी तरह की बैकएंड से ही आती है, ठीक है ना. तो इसका डार्क वेब अलग चीज है, वो इसका इससे कुछ नहीं है. और कोई किसी का डाउट है? और गाइज हम बहुत ही एक अमेजिंग वेबसाइट बना के आपको साथ बनवाएंगे भी और बनाएंगे भी. तो अभी तक जिन लोगों ने VS कोड नहीं किया था वो करके आए हैं. नेक्स्ट सेशन में हम लोग एकदम बढ़िया से एक वेबसाइट आपको बनवाएंगे जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी कि कैसे चीजों को प्रैक्टिकल अप्लाई करना है. आज तो हमने बहुत ही बेसिक एज क्योंकि हमें भी पता है जब हम बिगनर आते हैं तो हमें कुछ नहीं पता चलता है, इसीलिए हमने कोशिश करी कि छोटी से छोटी चीजें भी बता दें आप लोगों को, ठीक है ना. तो उसके लिए मैंने जैसे बताया था, अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है या देखना है तो आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट है उसको जाके भी, जैसे मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए, इस पे जाके आप थोड़ा सा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं चीजों को, ठीक है. तो ये वेबसाइट है, इसका नाम है W3 School, ठीक है .com. तो इस पे आके HTML पे यहाँ पे आप सब चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. इसको एक बार देख लीजिए आप, और CSS सब चीजें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो आप लोग इनको कुछ समझ पढ़ के आइएगा, और कुछ रिवाइज मतलब कुछ समझ में ना आए तो नेक्स्ट में बहुत सारे खूब सारे डाउट लेके आइए, ओके ना. और कोई डाउट है किसी का? और अभी जो VS कोड की एक लिंक शेयर की है चैट बॉक्स में, वहां से सब लोग जो आज नहीं कर पाए थे वो वहां से VS कोड डाउनलोड कर लीजिए, या जो ऑनलाइन एडिटर मैंने शुरू में लिंक शेयर करी थी वहां पे भी कर सकते हैं. लेकिन उससे वो एनवायरमेंट नहीं बनेगा जैसे कि एक डेवलपर का होता है, क्योंकि हम कभी भी मैं जितना भी मैंने डेवलपमेंट सीखा है, कभी भी किसी ऑनलाइन एडिटर को यूज नहीं किया है अपने डेवलपमेंट के लिए. सिर्फ सीखने के पर्पज से हम कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट असली किसी भी IDE में ही होता है, ठीक है ना. तो VS कोड उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. चैट बॉक्स में VS कोड के डाउनलोड की एक लिंक शेयर कर दी है, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है. और कोई डाउट है किसी का? Okay, so let us wrap up the session, and thank you guys for joining and making this session wonderful. Okay, no doubt. Okay, so bye guys, see you in the next session, and thank you so much for joining. Thank you Kratika, Thank you so much. Okay, Thank you.